भगवान जी। सांस तो ले लूं पहले 2 मिनट। सांस ही नहीं ली। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। क्या मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे सपोलों को नजर आ रही हैं आपकी प्यारी प्यारी जग से न्यारी समाप्ति मैम? वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। हैप्पी मकर संक्रांति, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। यस एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया होंगे। तो आज बेटा आपकी क्लास लगा दी ताकि बेटा हम लोग, छुट्टी का क्या ही मतलब है बेटा, छुट्टी में कौन सा तुम बेटा बहुत पढ़ाई करते हैं ना, तुम क्लास में पढ़ाई करते हो, ठीक है ना। 14th ऑफ जनवरी 2025। और इसी बात के साथ में बेटा शुरू करें। आज लास्ट लेक्चर है बेटा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस का। कल हम बेटा नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, है ना। सो वी आर गोइंग परफेक्टली फाइन। अब आपको इस वीक से कुछ सेशंस, अच्छा इस वीक अगर मुझे रुपेश सर की क्लास मिल गई सैटरडे वाली तो फिर रिकॉर्डेड लेक्चर आपको नहीं दूंगी। अगर नहीं मिली तो फिर रिकॉर्डेड लेक्चर दे दूंगी, उसके हिसाब से अपन चलेंगे, ठीक है ना। देखते हैं कैसे प्लानिंग करते हैं। फिर हमारा बायोटेक प्रिंसिपल, बायोटेक एप्लीकेशन और इवोल्यूशन बचेगा, ठीक है ना। शुरू करें फिर। यस एवरीबॉडी, ऑडियो वीडियो सब ठीक है बेटा? ऑडियो वीडियो सब ठीक है? एक बच्चा कह रहे हैं रिवीजन, तो बेटा रिवीजन वॉइस तो ठीक है ना। पहले बायोटेक्नोलॉजी होगी फिर एवोल्यूशन होगा, ठीक है ना। हाँ, आज पीवाईक्यूज भी होंगे और आज अदर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होंगे। आज क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगे, आज क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगे, ठीक है ना। हाँ हाँ, पीवाईक्यूज और क्वेश्चन प्रैक्टिस। सब तो बहुत छोटा सा पार्ट बचा हुआ है ना, ड्रग्स और थोड़ा सा अल्कोहल। अल्कोहल की जो जनरल बातें वो मैंने आपको कहा था, एनसीईआरटी वाली रीडिंग आप खुद भी कर सकते हैं। तो थोड़ा सा जो पार्ट हम कवर कराना है हमें, वो वाला पार्ट आपको कवर करा देंगे, ठीक है ना। तो आज हम तपस्या सीरीज भी करने वाले हैं और साथ में पीवाईक्यूज भी सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए, तो फिर बेटा कल की रिवीजन कर लें एक बारी क्विकली। कल जो हमने पढ़ा था, आज ड्रग्स पार्ट 2 है और आज तपस्या सीरीज है। कल जो हमने पढ़ा था एक बारी उसको क्विकली रिवाइज करते हैं और फिर बेटा नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो बेटा कुर्सियों की पेटी बांध ली जाए और बेटा हैशटैग समाप्ति एक्सप्रेस चलाते हैं और बेटा हमने कल की क्लास में जो पढ़ा था उसको फटाफट से रिवाइज करते हैं, ठीक है ना। एक बारी नोटबुक्स को बंद कर लो और देखो आप लोगों को कितना याद आ रहा है बेटा, ठीक है ना। रिवीजन कैसे करें मैम? रिवीजन बेटा पढ़ाई करके ही करना पड़ेगा ना, प्लानिंग करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा। आप लोग अगर पूरे साल भर बेटा, हाँ, अगर ये डाउट से पूछते रहोगे कि कैसे रिवीजन करना है, फिर रिवीजन कैसे होगा? रिवीजन के लिए प्लानिंग करो और रिवीजन करो, काम करो। बिना बेटा सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा, एक्शन लेने से होगा। वो एक्शन लो अपने आप बेटा। अगर प्लानिंग करोगे तो रिवीजन भी साथ के साथ कर पाओगे, ठीक है ना। अब बेटा नहीं, अब ये मैं कई बार बता चुकी हूं आपको 11th का रिवीजन कैसे करना है। बार बार सेम क्वेश्चन का आंसर देने के बावजूद आंसर को अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो बेटा कोई फायदा नहीं होगा, है ना। फॉलो करना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है। पढ़ने से ही बैकलॉग कंप्लीट होगा, पढ़ने से ही रिवीजन होगा। और साथ के साथ बेटा 11th आपको मैं लक्ष्य बैच में जो वन शॉट रिवीजन लेक्चर भेज रही हूँ वो आपके पास आ रहा है ना, वो आपके पास आ रहा है ना। आपके पास ब्रीदिंग, बॉडी फ्लूइड्स तो आ ही गया होगा, ठीक है ना। फिर एक्सक्रीशन और मैंने उनको आई थिंक लोकोमोशन वाला भी प्रोवाइड कर दिया, तो आपके पास आता रहेगा। जैसे जैसे उसमें मैं रिवीजन भेज रही हूँ आपके पास आता रहेगा। मैं बार बार आपसे कह रही हूं, वन शॉट लेक्चर आप तभी देखिए जब आपको वो लग रहा है कि आपको उसको देखने की जरूरत है। अगर आपने रेगुलर क्लासेस को फॉलो किया है तो आपको वो वन शॉट लेक्चर देखने की आवश्यकता नहीं है। आप खुद एनसीईआरटी से पढ़ के रिवाइज कीजिए। मैं बिल्कुल भी आपको नहीं बोलूंगी कि मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ वन शॉट लेक्चर रिवीजन के फॉर्म में तो आप उसे देखो ही देखो। नहीं बेटा, आप अपने अकॉर्डिंग बेटा जज करो कि आपको जरूरत है या नहीं है। पेट भरा हुआ है और उसके ऊपर से और खाना खाओगे, नीड ही नहीं है ना। आपको मीठा खाने की जरूरत है तो मीठा खाओ भाई, ठीक है ना।
आप मेरी बात समझ रहे हो ना, आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत है तो आप एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी से रिवीजन करो। मैं बार बार बोल चुकी हूँ, वापस से उस बात को बोलने की कोई बेटा बोलने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। एक बार आपका सिलेबस हो जाने दो, उसके बाद बेटा हम देखते हैं कि क्या आपके लिए कर सकते हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल है। अभी मैं कोई कमिटमेंट या कोई चीज नहीं आपको बता रही हूँ। पहले आप बेटा जो रेगुलर क्लासेस है उसको तो फॉलो कीजिए, उसको तो खत्म कीजिए। क्लास में क्वेश्चन प्रैक्टिस आपने बहुत ज्यादा की है बेटा, आपने ब्रीदिंग से लेके स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन से लेके लास्ट तक तपस्या में कितने क्वेश्चंस करे, है ना। तो देखेंगे उसके बाद कि आपके लिए क्या बेहतरीन कर सकते हैं जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो, जो आपके लिए बेनिफिशियल हो। और नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप रेगुलर पढ़िए बस जो पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो हमने कल की क्लास में बेटा पढ़ा कैंसर के कैंसर कॉजिंग एजेंट्स यानी कि कार्सिनोजेंस, और बेटा आपने पढ़ा इसके अलावा कि डायग्नोसिस कैसे होती है और ट्रीटमेंट कैसे होता है। तो आपने बेटा पढ़ा कि फिजिकल एजेंट्स होते हैं, बायोलॉजिकल एजेंट्स होते हैं, केमिकल एजेंट्स होते हैं। फिजिकल एजेंट्स में बेटा आपने पढ़ा कि different type of radiation, ionizing radiations like X-rays and gamma rays, and beta non-ionizing radiations like UV rays. They can cause DNA damage and they are responsible for, of course, eventually causing cancer. इसके अलावा chemicals होते हैं, बहुत सारे pollutants होते हैं, coal tar, आपकी tobacco smoke, tobacco chewing से different type of beta chemicals, if they come in contact with you, they might also cause cancer. They are chemical agents. Biological agents में वायरसेस, कैंसर कॉजिंग वायरसेस, दे हैव वायरल ऑन्कोजीन्स, जैसे कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV, हेपेटाइटिस बी वायरस HBV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस HIV। ये सारे बेटा कैंसर कॉजिंग ऑन्कोजेनिक वायरसेस होते हैं, इनसे भी कैंसर हो सकता है, दैट इज बायोलॉजिकल एजेंट्स। मैम कैंसर तो पता चल गया कि एजेंट्स कौन कौन से होते हैं, मैम डायग्नोसिस कैसे की जाती है। डायग्नोसिस बेटा अलग अलग टाइप के कैंसर्स के लिए अलग अलग टाइप की डायग्नोसिस होती है, जैसे कि आप बेटा कर सकते हैं बायोप्सी या हिस्टोपैथोलॉजी। बायोप्सी का मतलब होता है जहां आपको ससेप्टेबिलिटी लग रही है कि इसमें कोई दुख दर्द समस्या है, आपने उस टिश्यू सेक्शन को बेटा निकाला, और टिश्यू सेक्शन को निकालने के बाद फाइन सेक्शंस की जिसे आप बायोप्सी कह रहे हैं, और फिर उसे आपने एक पैथोलॉजिस्ट ने क्या किया, माइक्रोस्कोप के अंदर बेटा किसी भी प्रकार के एबनॉर्मैलिटी को चेक किया अंडर माइक्रोस्कोप। द स्टडी ऑफ दैट टिश्यू इज कॉल्ड एज हिस्टोपैथोलॉजी। बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजी। ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, बोन मैरो टेस्ट कर सकते हैं। यूजुअली इट इज डन वेयर योर ब्लड कैंसर इज सीन। ल्यूकीमिया के केस में नंबर ऑफ ब्लड सेल्स जब बढ़ जाते हैं तो ब्लड टेस्ट या आप बोन मैरो टेस्ट भी कर सकते हैं। आपको देखना है इंटरनल ऑर्गन्स में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई ट्यूमर तो नहीं है, एबनॉर्मैलिटी तो नहीं है, तो इंटरनल ऑर्गन्स की इमेज भी निकाली जाती है। रेडियोग्राफी की जाती है बेटा, रेडियोग्राफी में आप एक्सरेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, 2D इमेज निकल रही है। और आप अगर बेटा यही एक्सरेज का इस्तेमाल करके 3D इमेज निकालते हैं तो इसे बोला जाता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी, CT स्कैन। Magnetic resonance imaging, the safest method using strong magnetic fields to obtain a 3D image of the internal organs. तो ये सारे आप रेडियोग्राफी हो गई, कंप्यूटर टोमोग्राफी हो गई, आपकी MRI होगी, इंटरनल ऑर्गन्स की इमेज निकाल के बेटा आप टेस्टिंग कर सकते हैं, डायग्नोसिस कर सकते हैं। कैंसर सेल्स जो होते हैं स्पेसिफिक एंटीजेंस को रिप्रेजेंट करते हैं अपने सेल्स के ऊपर, और जो प्रोटीन्स होते हैं यूजुअली मार्कर्स होते हैं जो नॉर्मल सेल्स में नहीं होते, तो आप उनके अगेंस्ट एंटीबॉडी देके भी एंटीबॉडी टेस्टिंग भी कर सकते हो। प्री डायग्नोसिस के लिए बेटा अगर फैमिली हिस्ट्री में है तो चांसेस अगर है कि DNA म्यूटेशन के चांसेस हैं, गड़बड़ के चांसेस है, तो बेटा प्री डायग्नोसिस की जाती है, जीन्स चेक कर लिए जाते हैं कि कितने अभी एक्टिवेटेड हैं, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, और फिर उन्हें सजेस्ट किया जाता है ऐसे कार्सिनोजेन से आप दूर रह सकते हैं। ट्रीटमेंट हमेशा कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट्स बेटा दिए जाते हैं किसी भी इंसान को जो सफर कर रहा है कैंसर से। तो कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट्स लाइक सर्जिकल मेथड, रेडियोग्राफी, कीमोथेरेपी एंड इम्यूनोथेरेपी भी एक ट्रीटमेंट होता है। सर्जिकल रिमूवल अगर आपने ट्यूमर का कर दिया तो सर्जिकल सर्जरी हो गई। आपने बेटा गामा रेज की मदद से टारगेट सेल्स को अटैक किया, जो ट्यूमर के टारगेट सेल्स है, नेबरिंग सेल्स को प्रोटेक्ट करते हुए, तो रेडियो थेरेपी हो गया ये। कीमोथेरेपी में आपने बेटा मेडिसिन का यूज किया, केमिकल्स का यूज किया टारगेट सेल्स को किल करने के लिए, बट आपकी नॉर्मल सेल्स भी बेटा किल हो जाते हैं क्योंकि ये ड्रग्स जो होते हैं बहुत हेवी ड्रग्स होते हैं। एनीमिया, वेट लॉस, हेयर फॉल, ये सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं कीमोथेरेपी के। इम्यूनोथेरेपी में ये थेरेपी ऐसी है जहां आपके खुद के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने की हम कोशिश करते हैं। बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर्स हम देते हैं, अल्फा इंटरफेरॉन्स। बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर्स का मतलब इम्यूनो बूस्टर्स की तरह काम करता है, क्योंकि ट्यूमर्स यूजुअली आपके ना कैंसर जो है ना स्किप
हो जाती है आपके इम्यून सिस्टम के डिटेक्शन से। तो आपके इम्यून सिस्टम को ही जगाने की कोशिश करते हैं कि भाई तुम खुद डिटेक्ट करो और उसके अगेंस्ट बेटा ट्यूमर को डिस्ट्रॉय करो, ट्यूमर सेल्स को खुद ही डिस्ट्रॉय करो। तो आप अल्फा इंटरफेरॉन्स का इस्तेमाल करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट्स आपने बेटा किया। फिर आपने बात की बेटा ड्रग्स की। थोड़ा सा ड्रग्स के फ्लो चार्ट को जरा देखो बेटा, जो हमने कल बनाया था और आज हम उसे कंटिन्यू करेंगे। ड्रग्स आर एक्चुअली द केमिकल्स जिन्हें क्लिनिकल पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है। भाई सर्जरी हुई, किसी को पेन रिलीवर की तरह मतलब देना है, कुछ पेन रिलीवर के जैसे आपने उसको मॉर्फिन दे दिया, एज अ सीडेटिव काम करता है, दर्द को कम करता है। भाई कोई बंदा है जो बहुत घबराहट होती है, उसको बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करता है, रात रात में जगा रहता है, नींद नहीं आ रही है, इतनी ज्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है, स्लीपलेसनेस हो रही है, तो आपने उसको ट्रैंक्विलाइजर्स, बेंजोडाइजेपिन्स, बार्बिचुरेट्स दे दिए। यूजुअली तो क्या होता है कि मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सप्रेस करने वाली चीज दे दी। यूजुअली मेडिसिनल पर्पसेस के लिए यूज किए जाते हैं जिन चीजों को, उन्हें ड्रग्स कहते हैं। लेकिन जब इनका मिसयूज होने लग जाए और आप इन्हें अदर देन क्लिनिकल पर्पसेस यूज करने लग जाए तो वो ड्रग अब्यूज होता है। 12 से 18 साल के एज ग्रुप में बहुत ज्यादा ड्रग अब्यूज आपको दिखता है। विड्रॉल सिंड्रोम, जब आप ऐसे इंसान को बेटा ड्रग लेने से रोक दो तो बेटा ये कुछ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स इनमें दिखते हैं। अग्रेसिवनेस, स्वेटिंग, ठीक है ना, शेकीनेस, ये सारी जो आपको बिहेवियर पैटर्न दिखता है वंस यू कट ऑफ द पर्सन फ्रॉम कंज्यूमिंग ड्रग्स, इट इज कॉल्ड एज विड्रॉल सिंड्रोम। ड्रग्स जो होते हैं बेटा कुछ कैटेगरीज में आपने डिवाइड किए थे। जैसे आपको सबसे पहली कैटेगरी मैंने पढ़ाई थी ट्रैंक्विलाइजर्स की। देखो जो ट्रैंक्विलाइजर्स होते हैं और जो ओपिएट नार्कोटिक्स होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं बेटा, ट्रैंक्विलाइजर्स एंड ओपिएट नार्कोटिक्स, ये दोनों डिप्रेसेंट्स की तरह काम करते हैं। ये ऐसे ड्रग्स हैं जो बेटा आपके एक्टिविटी को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को सप्रेस करते हैं, कम करते हैं। जो आप आज बेटा कंटिन्यू करके पढ़ोगे, स्टिमुलेंट, जिनका नाम ही स्टिमुलेंट है, वो आपकी एक्टिविटी को बढ़ाएंगे। इसमें आप पढ़ते हो बेटा कोका एल्केलॉइड, कोकेन के बारे में आप पढ़ोगे। इसमें आप पढ़ोगे बेटा इसके एम्फिटामिन्स के बारे में ज्यादा एनसीईआरटी ने दिया नहीं हुआ है, एक दो लाइन बेटा एम्फिटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे। मिसयूज्ड, अब्यूज्ड बाय स्पोर्ट्स पर्सन, क्योंकि ये भी आपकी एनर्जी एक्टिविटी को बढ़ाता है। और इसके अलावा टोबैको बेटा, टोबैको के बारे में पढ़ेंगे। ये तो आपने बहुत आम बेटा सुना होगा, बहुत कॉमनली ये मिल भी जाता है ना टोबैको। फिर आप पढ़ोगे बेटा कुछ हैल्यूसिनोजेंस के बारे में, मेजरली हैल्यूसिनोजेंस के बारे में, कैनाबिनॉइड्स के बारे में दिया हुआ है, बट कैनाबिनॉइड्स के अलावा बेटा कुछ प्लांट्स के बारे में भी दिया हुआ है जो हैल्यूसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज होती है जिनमें, जैसे दतूरा के बारे में आपने सुना होगा, है ना, जैसे एट्रोपा वेलेडोना नाम का भी एक प्लांट दिया हुआ है, दैट इज ऑल्सो हैल्यूसिनोजेनिक। फंगस क्लैविस परप्यूरा से ऑब्टेन किया जाता है बेटा हैल्यूसिनोजेनिक सब्सटेंस। तो एलएसडी द मोस्ट पोटेंट हैल्यूसिनोजन, तो आज हम इसके बारे में कंटिन्यू पढ़ने वाले हैं। आपने बेटा ट्रैंक्विलाइजर्स में बेंजोडाइजेपिन्स और बार्बिचुरेट्स के बारे में पढ़ा। ये आपकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को कम करता है, स्लो डाउन करता है बॉडी की एक्टिविटी को, ये स्लीप प्रमोट करता है, ये कामनेस लेके आता है बॉडी में। तो क्लिनिकली इसको यूज भी किया जाता है, एंग्जाइटी के पेशेंट्स को दिया जाता है, इंसोम्निया के पेशेंट्स को दिया जाता है, एनेस्थेटिक के जैसा यूज किया जाता है, क्योंकि ये टेम्पोररीली आपकी एक्टिविटीज को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को घटा रहा है। ये इसके क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है, ऐसे केसेस में ऐसे दिया जाता है। फिर आपने ओपिएट नार्कोटिक्स के बारे में पढ़ा, जहां आपने मॉर्फिन और हीरोइन के बारे में पढ़ा। मॉर्फिन इज ऑब्टेन फ्रॉम द लैटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट, पैपेवर सोमिनिफेरम से आप उसको मॉर्फिन को ऑब्टेन करते हो। मॉर्फिन का ही डाई एसिटाइलेटेड फॉर्म होता है हीरोइन। क्वेश्चन आता है, हीरोइन डाई एसिटाइलेटेड फॉर्म होता है। हीरोइन कॉमनली नोन एज बेटा स्मैक। हीरोइन इज वाइट, ओडरलेस, बिटर, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। आप इससे बेटा इंट्रावीनस भी ले सकते हैं, मतलब आप नहीं ले सकते हैं बेटा, आप नहीं बेटा, इसे इंट्रावीनस भी लिया जाता है, ठीक है ना। एंड मैं बार बार बोलती हूँ ना बेटा, आप ऐसे, मैं इसे, मैं उससे, आपका मतलब समझ रहे हो ना मेरी बात। तो बेटा ऐसे लिया जाता है, और क्या बोलते हैं, स्नॉट भी किया जा सकता है। और जो ये होता है, क्या बोलते हैं, हीरोइन या मॉर्फिन, ये भी एक्टिविटी को घटाता है, डिप्रेसेंट की तरह काम करता है। मॉर्फिन इज अ वेरी गुड सीडेटिव। मॉर्फिन जो होता है सर्जरी के बाद दिया भी जाता है बिकॉज इट एक्ट एज अ पेन रिलीवर, ठीक है ना। फिर आपने बेटा किसके बारे में पढ़ा, ये दोनों, बस इतना ही तो आपने पढ़ा है। आज हम स्टिमुलेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। हाँ वैसे तो हम हंस रहे हैं इस बात पे, बट बेटा नहीं करने चाहिए ना, ड्रग्स तो नहीं करने चाहिए। स्टिमुलेंट स्टार्ट करें बेटा, जल्दी बताइए। यस एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी, स्टिमुलेंट स्टार्ट करें। यस
अरे नॉस्ट्रल्स बैक ऑफ द हैंड पे रख के और उसको नेजल थ्रू द नोज इफ इट इज टेकन, इट इज कॉल्ड एज स्नॉटिंग। ठीक है ना, चलिए करें बेटा। या स्निफिंग, जैसे टोबैको को भी किया जाता है पाउडर फॉर्म में, टोबैको को कन्वर्ट करके नेजल से भी लेते हैं, उसे स्निफिंग भी कहते हैं। ठीक है ना, यस। चलिए, टोबैको को च्यू भी किया जाता है, टोबैको को स्मोक भी किया जाता है, स्नफ के फॉर्म में भी लिया जाता है। ठीक है ना, गुटखा आधे लोग बेटा यहाँ भी अभी क्लास में ही बेटा दबा के बैठे होंगे, यहीं पढ़ने के लिए बेटा थोड़ा थूकना पड़ता है और फिर बेटा क्लास कंटिन्यू करनी पड़ती है। हंस हंस के बता रही हूं पर बेटा गलत बात है यार। ठीक है ना, गुटखा पान मसाला खा के बैठे हैं क्लास में। चलिए, क्योंकि वो भी तो स्टिमुलेंट है ना, एक्टिविटी को बढ़ा रहा है, एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन की सिक्रीशन को प्रमोट करता है। तो हम बेटा पढ़ रहे हैं थर्ड, दैट इज स्टिमुलेंट, दैट इज स्टिमुलेंट। यस मैम करने के लिए जैसे पूछो यस मैम, ये बेटा लिख लिया है तो थूक रहे हैं, थूक के बताएंगे यस मैम यस मैम। आज तक नहीं खाया तो अच्छी बात है ना यार, बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है ना, चलो भाई अब बेटा बस स्टिमुलेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, एनीथिंग दैट प्रमोट्स द एक्टिविटी। जितने भी आप स्टिमुलेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं ये आपकी एक्टिविटी को बढ़ाएगा, अलर्टनेस को बढ़ाएगा, टॉकेटिवनेस को बढ़ाएगा, एनर्जी को बढ़ाएगा। लेकिन एनसी अभी नीट में भी आया हुआ इससे सवाल है, मैच द फॉलोइंग करके पूछते हैं। अभी आप नीट के सवाल करोगे तो आप खुद ही समझ जाओगे। स्टिमुलेंट में मैं सबसे पहले जिसके बारे में बताना चाह रही हूं, जो एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, दैट इज नंबर 1, जिसे आप बोलते हो कोका एल्केलॉइड। कोकेन and it is commonly known as बेटा क्रैक और commonly known as कोक। ठीक है ना, चलिए फटाफट से बेटा चार्ट्स ऑफ कर दे रही हूं अब। ठीक है ना, चार्ट्स ऑफ कर दे रही हूं। चलिए बेटा अब बिल्कुल मन लगा के अगेन पढ़ना है। ठीक है ना, तो कोका एल्केलॉइड या कोकेन बहुत फेमस, आपने सुना भी होगा, कॉमनली नोन एज क्रैक, कॉमनली नोन एज क्रैक और कोक। कहां से ऑब्टेन किया जाता है? इट इज ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एराइथ्रोजाइलम कोकोआ। एंड एनसीईआरटी कहती है, जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था, दिस प्लांट इज नेटिव टू साउथ अमेरिका। मतलब एक्चुअल में देखा जाए तो जहां उगता है एक्चुअल में, ये बाकी जगहों पे तो आप खेती कर लेते हो, लेकिन बेटा इसको जहां एक्चुअल में जहां ये पाया गया, जहां से ये बिलोंग करता है, दैट इज नेटिव टू साउथ अमेरिका। क्वेश्चन आता है ये नेटिव कहां का होता है? मैं वही डेटा बता रही हूं जो एनसीईआरटी का है बेटा। जो भी जिस भी ड्रग के बारे में एनसीईआरटी ने जो पॉइंट्स दिए हुए ना, आपको पता होना चाहिए। अब आपको सारे प्लांट्स के बारे में नहीं पता होना चाहिए, ये कहां पे उगाया जाएगा, वो उसकी खेती कहां होती है, इसकी कहां होती है, बट इसके बारे में एनसीईआरटी ने दिया है तो ये आपको पता होना चाहिए, नेटिव टू साउथ अमेरिका। ठीक है ना, अब ये क्या करता है बेटा? ये स्टिमुलेंट है, स्टिमुलेंट है तो आपकी एक्टिविटी को बढ़ाएगा, ऑब्वियस सी बात है। इट इंक्रीजेज एक्टिविटी, it increases activity, it increases energy। increased energy महसूस होती है जब कोई कोकेन का इस्तेमाल करता है तो। increased alertness, increased alertness, यूफोरिया की फीलिंग होती है, फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, टेम्पोररी फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस लिखना जरूरी है, टेम्पोररी फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। क्यों टेम्पररी फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस होती है पता है? एनसीईआरटी ने एक लाइन लिखी हुई है इसके बारे में, तो मैं इसको कंटिन्यू करके यहीं पे लिख रही हूं कि इंटरफेयर्स विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ, इससे क्वेश्चन आया हुआ है नीट में, स्टार मार्क कर रही हूं, क्वेश्चन आया हुआ है नीट में। इट इंटरफेयर्स विद
the transport of, it interferes with the transport of dopamine, न्यूरोट्रांसमीटर डोपामीन। देखो मैकेनिज्म एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ कि आप पूरी मैकेनिज्म को पढ़ो कि ये कैसे इंटरफेयर करता है इस न्यूरोट्रांसमीटर के ट्रांसपोर्ट से, लेकिन आप एक सिंपल सी बात याद रखो कि ये जो डोपामीन है ना, जो आपको हैप्पी हैप्पी फीलिंग दे रहा है, आप ये सिर्फ एक लाइन में याद रख सकते हो बेटा कि ये इस डोपामीन की ना प्रेजेंस को आपके जंक्शन पे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे लंबे दौरान के लिए इसकी प्रेजेंस को रखता है, जिससे आपको हैप्पी फीलिंग आती है। तो इसकी प्रेजेंस जो होती है ना, इसकी प्रेजेंस लंबे दौरान के लिए, प्रेजेंस इन न्यूरो in presence is increased, presence is increased in synaptic cleft। जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट्स होते हैं, जो गैप होता है बेटा, उस जगह पे इसकी जो प्रेजेंस होती है ना, जितना ज्यादा देर के लिए रहेगा उतना ज्यादा ये बाइंड करेगा। तो इसकी प्रेजेंस जो होती है लंबे दौरान के लिए मेंटेन रखता है। नेचुरली भी बेटा आप अपनी बॉडी में डोपामीन, सेरोटोनिन को बढ़ा सकते हो, ठीक है ना, लेकिन ये ड्रग करने से क्या होता है, डोपामीन का इंक्रीज लेवल रहता है। अब आप खुद सोच के देखो बेटा, मैं साइड हो जा रही हूं, अब आप खुद सोच के देखो, आपने एक ड्रग की मदद से डोपामीन बढ़ाया, क्यों लोग इस पर एडिक्टेड हो जाते हैं? आपको डोपामीन लेने से इंक्रीज एक्टिविटी हुई, इंक्रीज अलर्टनेस हुई, आपकी एनर्जी बेटा बढ़ गई, आपको हैप्पी फीलिंग आ रही है, आपको यूफोरिया की फीलिंग आ रही है। तो बेटा ऑब्वियस सी बात है कि आपको नेचुरली वो चीज जब नहीं होगी तो आप बेटा फिर खोजोगे कि भाई जिससे मेरे को अच्छी फीलिंग आई थी। हालांकि तभी तो बेटा एडिक्शन हो जाती है, तभी तो डिपेंडेंसी हो जाती है, और जब डिपेंडेंसी हो जाएगी तो बेटा दुख दर्द और समस्या होगी, है ना। और तभी तो बेटा फिर विड्रॉल सिंड्रोम आते हैं, जब बंदे को रोका जाए कि भाई तुम ये काम मत करो, तो अग्रेसिवनेस, है ना, वो सारे सिम्टम्स आपको दिखते हैं। सो बेटा इस पॉइंट से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। अच्छा, जब अगर कोकेन को आप एक्सेसिव ले लो, कोकेन का एक्सेसिव डोजेज क्या करता है, हैलुसिनेशंस कॉज करता है। एक्सेसिव डोजेज ऑफ दिस कोकेन में कॉज मे बी हैलुसिनोजेनिक, ये भी एनसीईआरटी कहती है। मतलब कि अगर ओवरडोज हो जाए, वैसे तो बहुत ज्यादा ओवरडोज किसी भी ड्रग की हो जाए तो कोमा और डेथ भी हो सकती है, लेकिन अगर आप कोकेन का ओवरडोज करते हैं तो आपको हैलुसिनेशंस भी हो सकती है। हैल्यूसिनेशंस का क्या मतलब होता है बेटा, हैल्यूसिनेशंस का मतलब होता है इमेजिनरी। आप लग रहा है भूत आ गया भाई सामने, आपको भूत तो बेटा कम ही दिखेगा, आपको दिखेगा मैं मेडिकल कॉलेज में पहुंच गया, व्हाइट कोट आपने पहन लिया, स्टेथोस्कोप आपने लगा लिया, आपको ये वाली फीलिंग आती है ना, जो आपके पैसिव माइंड में रह रहा है ना, वो वाली फीलिंग आपको लगेगी। कई लोगों को ये होगा कि भाई 4 बार दरवाजा बंद कर रहे होंगे, है ना, दरवाजा लॉक है लेकिन वो कर रहे होंगे और दरवाजा लॉक है ना। पंखा उनको लग रहा होगा पंखा चलते चलते बेटा धरती पे आ गया, है ना, समझ रहे हो, पंख आ गए बेटा, पंख आ गए तो आप हवा में उड़ रहे हो। वैसे तो तुम हवा में ही उड़ते रहते हो, आधे बच्चे तो बेटा हवा में ही रहते हैं, उनको सब आता है यकीन के, है ना। तो क्या बोलते हैं, लेकिन इससे बेटा ज्यादा वो वाली फीलिंग आती है, ठीक है ना। और यहां तक नोट कर लिया हो तो मुझे बताना, ये हैलुसिनोजेनिक मतलब एक्सेसिव डोजेज, ये एनसीईआरटी ने कहा है। अभी मैं एनसीईआरटी रीड कराऊंगी आपको तो आप देखोगे, एक्सेसिव डोजेज में कॉज हैलुसिनेशंस। तो आप लिखो यहां पे एक्सेसिव डोजेज में कॉज हैलुसिनेशंस। बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कौन है जो डोपामीन के ट्रांसपोर्ट को अफेक्ट करता है, हैल्यूसिनेशंस। एक्सेसिव डोजेज में कॉज हैल्यूसिनेशंस। हैल्यूसिनेशन का मतलब डिस्टॉर्टेड सेंस ऑफ रियलिटी, जो सच नहीं है, डिस्टॉर्टेड सेंस ऑफ रियलिटी, डिस्टर्ब्ड सेंस ऑफ रियलिटी, ठीक है ना। डन कर लो, यस। इसको भी बेटा वैसे यूजुअली स्नॉटेड, इनहेल्ड, ठीक है ना, यूजुअली स्नॉटेड, ये पॉइंट भी साथ में ऐड कर लो। फटाफट से बेटा, फटाफट से हाथ चलाना है, ठीक है ना, जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी। पहले मैं सारे एक बारी स्टिमुलेंट्स को पढ़ा देती हूँ, फिर एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे। मतलब स्टिमुलेंट्स और कैनाबिनॉइड्स को एक बारी पढ़ा लेती हूँ, उसके बाद बेटा एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे, ठीक है ना।
ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, एनसीईआरटी ने सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल द पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। एम्फिटामीन्स के बारे में ज्यादा एनसीईआरटी ने दिया नहीं हुआ है बेटा। एम्फिटामीन्स भी एक स्टिमुलेंट कैटेगरी के ड्रग्स होते हैं। अगेन मिसयूज्ड बाय स्पोर्ट्स पर्सन, क्यों स्पोर्ट्स पर्सन उसे मिसयूज करते हैं? क्योंकि वो भी आपकी एक्टिविटी को बढ़ाता है, वो भी आपकी एनर्जी को बढ़ाता है, वो स्लीपलेसनेस कॉज करता है। तो आपको स्पोर्ट्स पर्सन को चाहिए ऑल टाइम एनर्जाइज रहे, ऑल टाइम एक्टिव रहे। सो एम्फिटामीन्स आर सिंथेटिक ड्रग्स, जो सिंथेटिक ड्रग्स को भी मिसयूज किया जाता है। एक और बेटा एनसीईआरटी ने लास्ट में दिया हुआ है, नोट कर लिया आप सबने, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स होते हैं, अगेन टेस्टोस्टेरोन डेरिवेटिव्स होते हैं, उन्हें भी बेटा डायूरेटिक्स होते हैं। इन सबको भी बेटा क्या स्पोर्ट्स पर्सन मिसयूज करते हैं, जिनके साइड इफेक्ट्स दिए हुए हैं कि मेल्स में और फीमेल्स में साइड इफेक्ट क्या होते हैं, वो भी नोट करवाऊंगी आपको, ठीक है ना। डन 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 हो गया बेटा सारे बच्चों का, ठीक है ना। तो नेक्स्ट उस पे जाएं, नेक्स्ट कैटेगरी पे। जैसे कि मैंने स्टिमुलेंट की ही दूसरी कैटेगरी आपको क्या बताई बेटा, नंबर 2 कैटेगरी मैंने आपको बताई एम्फिटामीन्स। फटाफट से लिखो, एम्फिटामीन्स, ज्यादा नहीं लिखना है इसके बारे में। एम्फिटामीन्स के बारे में एक पॉइंट हम लिखेंगे कि ये सिंथेटिक ड्रग्स होते हैं, दीज आर सिंथेटिक ड्रग्स often abused by sports person और ये करता क्या है, इंक्रीज्ड एनर्जी, इंक्रीज्ड अलर्टनेस, स्लीपलेसनेस, ट्रैंक्विलाइजर क्या कर रहा था, स्लीप को प्रमोट कर रहा था। ये सारे क्या करते हैं स्टिमुलेंट, ये नींद को भगाते हैं। स्लीपलेसनेस, तभी तो इंक्रीज एनर्जी कॉज कर रहे हैं ना। दैट्स इट, 2 ही पॉइंट लिखना है बेटा, ज्यादा लिखना नहीं है। अब हम बात करेंगे बेटा ऐसे स्टिमुलेंट के बारे में जिसके बारे में बेटा आधी जनता तो ऑलरेडी जानती है, आपके पास ज्यादा ज्ञान होगा बेटा, टोबैको के बारे में, ठीक है ना। आप 2-4 पॉइंट ऐड भले ही कर देना, ठीक है ना। टोबैको, एनसीईआरटी ने टोबैको के बारे में क्या क्या पॉइंट्स कहे हुए हैं। एनसीईआरटी कहती है कि भाई 400 सालों से ज्यादा, अब एनसीईआरटी ने अपडेट नहीं किया बेटा, जब हम पढ़ रहे थे तब भी 400 साल था, अब पढ़ रहे हो तो भी 400 साल है, जो 10 साल 20-25 साल पहले पढ़ा था तो भी 400 साल ही दिया हुआ है। सो इट इज बीइंग कंज्यूम्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स सिंस मोर देन 400 ईयर्स नाउ, ठीक है ना। अलग अलग फॉर्म में टोबैको को कंज्यूम किया जाता है। कैसे कैसे कंज्यूम किया जाता है, स्मोक किया जाता है, ओरली लिया जाता है, ठीक है ना। सबको पता है ये वाली बात, मैं एक्शन क्यों करके दिखा रही हूं आप लोगों को। इसको भी बेटा स्निफिंग थ्रू बेटा पाउडर्ड फॉर्म में इसे कन्वर्ट करके इनहेल भी करके लिया जाता है। तो अलग अलग फॉर्म में इस टोबैको को बेटा कंज्यूम किया जाता है। टोबैको में केमिकल होता है निकोटीन, और टोबैको सबको पता है कि इट इज टोबैको स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। हमने बताया है केमिकल कार्सिनोजन में टोबैको स्मोकिंग से इज वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ लंग कैंसर। हालांकि बेटा आज के डेट में पोल्यूटेंट्स भी कोई कम नहीं है बेटा, वो टोबैको को बीट कर सकते हैं, ठीक है ना। इतने पोल्यूटेंट्स हैं आपके, अगर AQI देख लो आप दिल्ली NCR का, तो ऐसा आपने तो सबने सुना ही होगा बेटा, यू ऑल आर वेरी वेरी अवेयर, है ना। सो बट एनीवे, इसका मतलब ये नहीं है कि बेटा 4 सिगरेट आप पी लो, ठीक है ना। तो अलग अलग फॉर्म में कंज्यूम किया जाता है। पहले 2-4 पॉइंट लिखते हैं, जनरल पॉइंट्स, बहुत बेटा देखो क्लास में याद हो जाएगा, थोड़ा ऐसे फन वे में इसीलिए बताती हूँ ताकि आप लोगों को ना थोड़ा याद रह जाए मैम ने क्लास में क्या क्या पॉइंट्स बताए थे। और ऐसा नहीं है, क्वेश्चन आ सकता है बेटा, अगर 400 साल एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो 400 साल वो क्वेश्चन में दे सकती है, ठीक है ना। सो कंज्यूम्ड बाई ह्यूमंस सिंस 400 years, है ना, मतलब मोर देन 400 ऐसे दिया होगा एनसीईआरटी ने, एक ही बात है वैसे, मोर देन 400 years, ठीक है जी। मैम कैन बी च्यूड मतलब कि ओरली,
ओरल कैंसर कॉज करता है। वैसे ये बहुत सारे टाइप की कैंसर कॉज कर सकता है। इसमें जो केमिकल्स हैं बेटा वो बहुत सारे ऑर्गन्स में कैंसर कॉज कर सकते हैं। ब्लैडर कैंसर कॉज कर सकते हैं बेटा, स्मोकिंग लंग कैंसर कॉज कर सकता है बेटा, ओरल कैंसर कॉज हो सकता है, आपके अल्सर्स होते हैं, आपकी जो अंदर की मेम्ब्रेन होती है जीआई ट्रैक्ट की बेटा वो डैमेज हो जाती है, गैस्ट्रिक अल्सर्स होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। ओरली स्मोक्ड, स्नफ्ड, पाउडर्ड फॉर्म, powdered form taken via nose etc. contains निकोटीन। इसमें क्या होता है? निकोटीन। बेटा ये सिर्फ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अच्छा, इसका कोई यूज नहीं है भाई, ये दिक्कत ही कॉज करेगा, ये आपकी बॉडी में डिफरेंट प्रॉब्लम्स ही कॉज करेगा, फिर भी लोग इसे कंज्यूम करते हैं। बेटा ये क्या ही करता है, थोड़े टाइम के लिए जब बंदा स्मोक कर रहा है ना तो थोड़ी एनर्जी आपको, कितने बेटा, हार्डली फॉर अ मिनट आपको थोड़ी अच्छी फीलिंग आ रही है। अच्छी फीलिंग तो क्या ही आ रही है बेटा, आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है, क्योंकि निकोटीन या आपका जो टोबैको स्मोकिंग है इससे आपकी एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन बढ़ती है। एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन बढ़ता है तो हार्ट रेट बढ़ता है, कार्डियक आउटपुट बढ़ता है, बस वही। बाकी सब तो लॉन्ग टर्म में डैमेज ही है ना बेटा, लॉन्ग टर्म में डैमेज है। आप कह सकते हो इट कॉजेस प्रॉब्लम्स लाइक, इट कॉजेस बेटा प्रॉब्लम्स लाइक, देखो सिर्फ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, देखो आप नोट करते जाओ। ओरल कैंसर, ठीक है ना, लंग कैंसर, लंग कैंसर, ब्लैडर यानी कि यूरिनरी ब्लैडर कैंसर, यूरिनरी ब्लैडर कैंसर, ठीक है। देन गैस्ट्रिक अल्सर्स, आपके अंदर की मेम्ब्रेन डैमेज हो रही है बेटा, इन्फ्लेमेशन हो जा रहा है, गैस्ट्रिक अल्सर्स, ठीक है ना। एम्फाइसीमा बेटा, एक्सेसिव सिगरेट स्मोकिंग, वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ एम्फाइसीमा, एल्वियोलार मेम्ब्रेन डैमेज, एम्फाइसीमा, ब्रोंकाइटिस, इन्फ्लेमेशन इन द ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल, ब्रोंकाइटिस, ठीक है ना। इसके अलावा और क्या कॉज करेगा? सीएडी भी कॉज कर सकता है बेटा, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, याद है? कोरोनरी आर्टरी डिजीज, आर्टरीज के अंदर ल्यूमन में डिपोजिशन हो जाएगा, आर्टरीज की जो ल्यूमन है वो नैरो हो जाएगी, कोरोनरी आर्टरी डिजीज भी कॉज कर सकता है। सारी प्रॉब्लम्स ही कॉज कर रहा है, अच्छा तो कुछ कॉज नहीं कर रहा है, एक्सेट्रा लिख देती हूं। फिर मैंने क्या बोला बेटा? इट इंक्रीजेस सिक्रीशन ऑफ एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन, इट इंक्रीजेस बेटा सिक्रीशन ऑफ एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन, और एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन, एड्रेनलिन और एड्रेनलिन अगर बॉडी में इंक्रीज होंगे तो क्या होगा बेटा? हार्ट रेट इंक्रीज होगा, इंक्रीज हार्ट रेट, हार्ट रेट इंक्रीज हो रहा है तो आपका कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज होगा, इंक्रीज सीओ, इंक्रीज कार्डियक आउटपुट। हम कहते हैं जो लोग स्मोक करते हैं ना बेटा उनकी बॉडी में ऑक्सीजन की भी कमी लगती है, कमी दिखती है। क्यों दिखती है बेटा ऑक्सीजन की कमी? हम ये कहते हैं कि स्मोकिंग से बॉडी के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। आप इसे नोट करो, स्मोकिंग से बेटा बॉडी के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बेटा ज्यादा दिखता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड जब ज्यादा होती है तो आपको मालूम है कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन अगर दोनों मौजूद हो, आप इसे बेटा नोट करो, कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन अगर दोनों मौजूद हो तो हीमोग्लोबिन को ज्यादा प्रेम पता है किससे होगा? हीमोग्लोबिन को तो क्या ही प्रेम होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड को ज्यादा प्रेम होगा हीमोग्लोबिन से, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड बेटा 200 से 250 टाइम्स ज्यादा एफिनिटी रखती है हीमोग्लोबिन के प्रति,
ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। और अगर बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड जा जाके बेटा हीमोग्लोबिन से बाइंड कर जाएंगे तो फिर ऑक्सीजन कैसे बाइंड करेगा, और ऑक्सीजन बाइंड नहीं करेगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन की मात्रा आपको कम दिखेगी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन की मात्रा कम दिखेगी तो ऑक्सीजन की कमी हो रही है ना, समझ गए? सारे बच्चों ने बेटा नोट कर लिया तो एक थम्स अप दे दीजिए बेटा, आगे बढ़ते हैं। डन 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 डन, एवरीबॉडी बेटा डन 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 डन। इनमें कोई दिक्कत बेटा, ये सारी चीजें तो हमें मालूम है ना कि ये सारे कैंसर्स होंगे, सीएडी हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, एम्फाइसीमा हो सकते हैं। इतना स्मोक करोगे तो बेटा आपकी अल्सर्स आपको दिख सकती है, ठीक है ना। कैसे कैसे कंज्यूम किया जाता है, निकोटीन होता है मोर देन 400 इयर्स, स्टिमुलेंट है तो ये भी एक्टिविटी को बढ़ाता है, लेकिन ये पॉइंट एनसीईआरटी का है, एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन के सिक्रीशन को ये प्रमोट करता है टोबैको, ये याद रखना है, ठीक है ना। चलिए इसके अलावा मैंने क्या कहा कि टोबैको स्मोकिंग इंक्रीजेस, टोबैको स्मोकिंग से क्या होता है, टोबैको स्मोकिंग से मैम, टोबैको स्मोकिंग से क्या हुआ, इंक्रीज हुआ कार्बन मोनोऑक्साइड, और हम कहेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड हैज 200 से बेटा 250 टाइम्स ज्यादा एफिनिटी, टाइम्स मोर एफिनिटी for hemoglobin than oxygen. CO binds to, CO beta binds to hemoglobin, HbO2 level decreases. खत्म, मामला खत्म, that's it, that's it, ठीक है ना। डन, सारे स्टिमुलेंट्स बेटा हमने कर लिए। लास्ट जो हमें कैटेगरी ऑफ अभी इन कैटेगरीज ऑफ ड्रग्स में हमें करना है दैट इज नंबर 4, हैल्यूसिनोजेंस। हैल्यूसिनोजेंस जिनका काम ही है, जिनका मेन काम यही है हैल्यूसिनेशंस क्रिएट करना, हैल्यूसिनेशंस क्रिएट करना ही इनका मेन काम है। हैल्यूसिनेशंस का मतलब वही है बेटा डिस्टॉर्टेड सेंस ऑफ रियलिटी, डिस्टर्ब्ड सेंस ऑफ रियलिटी, ठीक है ना। तो हैल्यूसिनोजेंस को बोला जाता है साइकिडेलिक ड्रग्स, इन्हें बोला जाता है नोन एज, इन्हें क्या बोला जाता है बेटा, साइकिडेलिक ड्रग्स, साइकिडेलिक ड्रग्स। साइकोसिस कॉज करता है, अगर आप बेटा अपने दोस्तों को कितनी बार बोलते हैं ना, भाई साइको हो गया है क्या, मतलब कुछ भी बोल रहा है भाई, कुछ भी देख रहा है, कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी कर रहा है, साइको हो गया है क्या, ऐसे बोलते हो ना। बोलना तो चाहिए बेटा तुम्हें अपने आप को, बट कोई बात नहीं। साइकिडेलिक ड्रग्स कॉजेस साइकोसिस, और साइकोसिस का मतलब वही है डिस्टर्ब्ड सेंस ऑफ रियलिटी, डिस्टर्ब्ड या डिस्टॉर्टेड सेंस ऑफ रियलिटी। आपके दिमाग के साथ ऐसे खेला, कैनाबिनॉइड्स जो आप इसके अंडर में पढ़ोगे, जो हेलुसिनोजेंस होते हैं, हशीश, चरस, गांजा, मैरिजुआना, है ना, ये जो जितने भी आप कैनाबिनॉइड्स पढ़ते हो जो हेलुसिनोजेंस है, इनके रिसेप्टर्स आपके ब्रेन में होते हैं, तो दिमाग ही तो ढीला हो गया ना बेटा तुम्हारा, साइको साइको ही तो बोलोगे, है ना। यस, डिस्टर्ब्ड या डिस्टॉर्टेड सेंस ऑफ रियलिटी, डिस्टॉर्टेड सेंस ऑफ रियलिटी, यानी कि ये कॉज करते हैं हैल्यूसिनेशंस, हैल्यूसिनेशंस। इसमें हम मेजरली जो एनसीईआरटी ने दिया हुआ है दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फर्स्ट, दैट इज योर, अरे यार, दैट इज योर कैनाबिनॉइड्स। हम सबसे पहले बेटा कैनाबिनॉइड्स के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है ना। कैनाबिनॉइड्स, ठीक है ना। कैनाबिनॉइड्स के बारे में बात करते हैं। कैनाबिनॉइड्स एग्जाम्पल सबसे पहले लिखो, एग्जाम्पल
हशीश, चरस, सॉरी बेटा, चरस, गांजा, मैरिजुआना, ठीक है ना, ये सारे जो हशीश, चरस, गांजा, मैरिजुआना है, कैनाबिनॉइड की लीफ भी एनसीईआरटी में बना के दिखाई हुई है, पत्ता जो होता है वो भी बना के दिखाया हुआ है अगर एनसीईआरटी में देखो, और एक कैनाबिनॉइड का स्केलेटल स्ट्रक्चर भी बनाया हुआ है। स्ट्रक्चर सारे एक बारी बेटा देख के जाना, ठीक है, भले ही बनाओ ना, पर देख के जरूर जाना। मॉर्फिन का दिया हुआ है और कैनाबिनॉइड का स्केलेटल स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो ये कैनाबिनॉइड जो होते हैं ना, हशीश, चरस, गांजा, ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन से, कहीं से भी आप प्लांट के लीव्स ले लिए, फ्लावर टॉप्स ले लिए, रेजिन ले लिया, इन्हीं के डिफरेंट कॉम्बिनेशन, मतलब हर चीज बेटा हेलुसिनोजेनिक है। तो आप इनमें से कोई भी चीजों के डिफरेंट कॉम्बिनेशन से बेटा कैनाबिनॉइड्स बनाते हैं, मतलब जो भी बनाते हैं, ठीक है ना। इट कैन बी टेकन ओरली, इट कैन बी स्मोक्ड, ठीक है ना। तो आप लिखेंगे these are obtained from the leaves, resin, flower top, etc. of plant का नाम क्या है, कैनाबिस सटाइवा। कौन कौन से प्लांट पढ़ लिए तुमने, कैनाबिस सटाइवा के तो नाम से ही समझ आ रहा है ना बेटा, कैनाबिनॉइड्स। पैपेवर सोमिनीफेरम से समझ में आ रहा है, पॉपी प्लांट से बेटा क्या, आपका मॉर्फिन। और आपने एक प्लांट पढ़ा इराइथ्रोजाइलम कोकोआ, कोका एल्केलॉइड, तो नाम से समझ में आ रहा है ना, प्लांट्स में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। रिसेप्टर्स प्रिंसिपली प्रेजेंट ऑन ब्रेन, तभी तो बेटा तुम्हारा ब्रेन खराब हो जाता है। सोचो तुम्हारा ब्रेन ऑलरेडी कितना खराब है, और बेटा उस पे 4 चांद लगाओगे, कितना खराब को और कितना खराब बनाओगे, है ना। रिसेप्टर्स प्रिंसिपली बेटा प्रेजेंट ऑन, मेनली प्रेजेंट ऑन ब्रेन। ये जब कंज्यूम किया जाता है तो आपकी एनसीईआरटी की लाइन से जो क्वेश्चन आया ना, विच ड्रग्स हैव a potential effect on your cardiovascular system, तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे इफेक्ट होता है आपके कैनाबिनॉइड्स का, आपकी पंपिंग को, हार्ट की पंपिंग को ये बढ़ाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, विच ड्रग हैज अ इफेक्ट ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ऑफ द बॉडी। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, देखो बेटा याद रखो, मैं बार बार आप लोगों को ना पॉइंट्स बता रही हूं जहां से क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे मॉर्फिन से पूछा जाता है, ये सीडेटिव की तरह काम करता है ना, सर्जरी के बाद दिया जाता है, उससे वो क्वेश्चन पूछा जाएगा। बेंजोडायजेपिन्स बेटा और बार्बिचुरेट्स बेटा, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंसोम्निया का पेशेंट है तो स्लीपलेसनेस को बेटा क्या बोलते हैं, ठीक करने के लिए आप क्या दे सकते हो, बेंजोडायजेपिन्स। फिर आपके बेटा क्वेश्चन आता है कोका एल्केलॉइड कोकेन से कि बताओ ऐसे ड्रग्स, जो कौन से ड्रग्स होते हैं जो डोपामीन के बेटा ट्रांसपोर्ट को इंपैक्ट करते हैं, दैट इज योर डोपामीन, ठीक है ना। फिर आपसे पूछा जाएगा कि कौन से ड्रग्स की कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे बेटा वो होती है, अफेक्ट करता है, जो ये पंपिंग को बढ़ाता है, ठीक है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी लाइन। बेटा अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करके लिखूं, अगर आपने यहां तक लिख लिया है, ठीक है ना। इट कॉजेज हैल्यूसिनेशंस, इट हैज अ पोटेंशियल इफेक्ट ऑन द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ऑफ द बॉडी, इट बेसिकली इंक्रीजेस द पंपिंग इफेक्ट। एक थम्स अप दे दो बेटा, एक थम्स अप दे दो, यस। ठीक है ना, वो पॉइंट्स याद रखने हैं जो मैम ने बताए हैं ना बेटा, उन पॉइंट से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है ना। डन डन आर डन एवरीबॉडी, डन डन आर डन। साइड प्लीज, तो बेटा मैं साइड में तो थी। डन। अभी तो पढ़ाना चालू किया था, अभी 2 कैसे बज गए बेटा, अभी तो जस्ट हमने स्टार्ट किया था, 1:15 तो ही क्लास स्टार्ट हुई है, ठीक है। एक पॉइंट लिखते हैं स्टार मार्क करके, अफेक्ट्स कार्डियो वैस्क्यूलर एक्टिविटी
increases pumping of heart and of course causes hallucinations. ठीक है ना? हाँ, टाइम बहुत जल्दी जा रहा है मैम, सही बात है। ठीक है, फटाफट लिखिए बेटा, फटाफट फटाफट फटाफट। फिर अब अच्छा है, मैंने कुछ कुछ चीजें ना बेटा जो बिल्कुल थ्योरिटिकल वाली है, जैसे एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का साइड इफेक्ट जो है वो मैं लिख के लेके आई हूं, ताकि आप लोगों को ना बेटा हम फटाफट क्वेश्चंस में भी पहुंच सके, है ना। अच्छा, इसके अलावा कुछ और हेल्यूसिनोजेनिक प्लांट्स के बारे में बताया हुआ है, जो मैंने आपको बताया ना, दतूरा, एट्रोपा बैलेडोना, एंड जो फंगस से हम ऑब्टेन करते हैं द मोस्ट पोटेंट, सबसे ज्यादा जिसमें हेल्यूसिनोजेनिक एक्टिविटी होती है, लाइसर्जिक एसिड डाइथाइलामाइड, LSD। उसके बारे में भी बेटा फटाफट से लिख लेंगे और फिर एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे। एनसीईआरटी की रीडिंग कर लेंगे तो अल्कोहल के बारे में 2-4 पॉइंट्स लिखने हैं बस। अल्कोहल का मोस्ट पोटेंशियल इफेक्ट क्या क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा लिखेंगे, बस खत्म हो गया। फिर तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन। ठीक है ना, डन हो गया सारे बच्चों का, बहुत शानदार बेटा। चलो, ये हम कर चुके हैं, हमें इसकी जरूरत नहीं है। ये एनसीईआरटी में बेटा देखो बनाने की जरूरत नहीं है, ये एक कैनाबिनॉइड का स्केलेटल स्ट्रक्चर है, एक बारी देख के जरूर चले जाना बेटा। ठीक है ना, और ये कैनाबिस सटाइवा का लीफ दिखाया हुआ है, ठीक है ना, ये भी एक बारी देख के जाना। इस चीज को बेटा एक बार नोट डाल के लिखो, ये दतूरा का बनाया हुआ है बेटा डायग्राम। दिस द फिगर ऑफ दतूरा, ठीक है ना, इसे नोट डाल के लिखो, इसे नोट डाल के लिखो। अदर वेल नोन प्लांट्स विद हेल्यूसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज आर एट्रोपा बैलेडोना एंड बेटा दतूरा। ये एनसीईआरटी की लाइन है, ये भी हेल्यूसिनोजेनिक होते हैं। द मोस्ट पोटेंट बेटा हेल्यूसिनोजन इज LSD। LSD का मतलब है लाइसर्जिक एसिड डाइथाइलामाइड, LSD। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द फंगस बेटा क्लाविसेप्स परप्यूरा, इट इज अ फंगस। ये भी हेल्यूसिनोजेनिक, द मोस्ट पोटेंट, खतरनाक, बहुत ज्यादा हेल्यूसिनोजेनिक इफेक्ट होता है LSD का, जो कि क्लाविसेप्स परप्यूरा से ऑब्टेन किया जाता है। इसे नोट डाउन कर लो बेटा फटाफट से, जल्दी जल्दी बेटा नोट डाउन कर लो। चैट सभी ऑफ इसलिए नहीं कर रही हूँ बेटा, अभी आपसे पूछना है ना आपने लिख लिया कि नहीं लिख लिया। अभी अगला वाला भी जो हम पढ़ेंगे, क्या बोलते हैं, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, वो भी पूछना पड़ेगा, थोड़ा सा नोट डाउन करना है आपको, ठीक है ना। चलिए, ऑफ कोर्स नोट डाउन करना है आकांक्षा बेटा। अगर कोई चीज मैंने ऐसे लिखी, यूजुअली तो खैर मैं ब्लैंक स्लाइड पे लिखती हूँ, बट अगर हमने ब्लैंक स्लाइड पे नहीं लिखा है तो भी आपको नोट करना है भाई। जब मैंने बोला है कुछ चीजें आपको नोट नहीं करनी है, बट ये नोट करना है। एक और नोट करना है, साइड इफेक्ट ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। जो स्पोर्ट्स पर्सन अपनी एक्टिविटी को बेटा बढ़ाने के लिए लेते हैं ना, मेल और फीमेल दोनों स्पोर्ट्स पर्सन, मसल्स बन जाए, टेस्टोस्टेरोन, आर्टिफिशियल सिंथेटिक टेस्टोस्टेरोन डेरिवेटिव्स होते हैं, मसल्स बन जाए, अग्रेसिवनेस आ जाए गेम में, एकदम एनर्जी बढ़ जाए गेम में एकदम, है ना। ये सारी चीजें जो कंज्यूम किए जाते हैं बेटा, जो स्पोर्ट्स पर्सन अब्यूज करते हैं, ऑब्वियसली इनके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। पता भी होता है, जो लोग इनको कंज्यूम कर रहे हैं उनको पता भी होता है कि ये सारे साइड इफेक्ट्स होंगे, बट फिर भी कंज्यूम किए जाते हैं। ठीक है ना, डन 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 एवरीबडी। तो उनके साइड इफेक्ट्स को थोड़ा सा नोट डाउन कर लेते हैं। फिर अल्कोहल को थोड़ा सा लिखवाऊंगी, फिर क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन कर पाओ उतने क्वेश्चंस कर लेते हैं, बाकी होमवर्क में दे देंगे, ठीक है ना। चलो डन। चलिए लिखेंगे बेटा एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, ठीक है ना। तो लिखिए, हेडिंग डालिए एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। तो सर्टेन ड्रग्स लाइक एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, साइड इफेक्ट्स मैंने आगे लिखे हुए हैं, लाइक एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, स्टेरॉइड्स है, टेस्टोस्टेरॉन डेरिवेटिव है, सिंथेटिक, आर्टिफिशियल, टेस्टोस्टेरॉन डेरिवेटिव्स
कुछ ड्रग्स होते हैं बेटा डायूरेटिक्स बोलते हैं। डायूरेटिक्स बोलते हैं। डायूरेटिक्स का मतलब ऐसे ड्रग्स जो डायूरेसिस को प्रमोट करेंगे। ड्रग बॉडी के अंदर ना दिखे बेटा, कंज्यूम भी किया हुआ है तो यूरिन के थ्रू बेटा चला जाए, तो डायूरेटिक्स कॉजेज डायूरेसिस। एक्सेट्रा आर ऑफन मिसयूज्ड बाय स्पोर्ट्स पर्सन and shows various side effects, जो कि हमने नेक्स्ट पेज में लिखा हुआ है। साइड इफेक्ट्स इन मेल एंड फीमेल। क्यों कंज्यूम किया? परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए। इन मेल एंड फीमेल परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए, हालांकि नेचुरली इंक्रीज करना चाहिए था, बट बेटा मसल डेवलपमेंट, इंक्रीज एनर्जी, है ना, इंक्रीज परफॉर्मेंस के लिए ये ड्रग्स को मिसयूज किया जाता है। ठीक है ना? यस, डन 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 कर लो बेटा फटाफट से। चलिए, डन डन। मुस्कान बेटा जो पीडीएफ अपलोड हुई थी वहां चेक किया था तूने आंसर? सब बच्चों का हो गया? चलो, ये फटाफट से बेटा इसके साइड इफेक्ट को बेटा नोट करो। देखो इसमें समझाने वाला ज्यादा है नहीं, इसको तुम्हें याद रखना है। वैसे तो तुम एनसीईआरटी से पढ़ सकते थे, बट बेटा तुम एनसीईआरटी से पढ़ोगे ये मुझे पता नहीं है, जब तक मैं लिखवाऊंगी नहीं तब तक बेटा मुझे डाउट है, इसलिए मैंने इसको लिखवा ही दिया आप लोगों को। पर क्योंकि एनसीईआरटी वाला ये कॉपी पेस्ट ही करना था, तो बेटा एनसीईआरटी से भी नोट कर सकते थे। मैंने एनसीईआरटी के पॉइंट्स को ही बेटा स्लाइड में लिख दिया टेबल के फॉर्म में, तो इसे बेटा फटाफट से नोट कर लो। क्या क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं बेटा कंज्यूम करने के एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स? जैसे कि मेल लाइक बॉडी फीचर्स लाइक मेल, मतलब मसल डेवलपमेंट, मैस्कुलिनाइजेशन, इंक्रीज्ड अग्रेसिवनेस। वैसे कुछ बेटा साइड इफेक्ट्स या कुछ जो चीजें आपको कंज्यूम करने पर फीमेल में दिखती है, वैसा ही कुछ मेल में भी दिखता है। जैसे अग्रेसिवनेस मेल्स में भी होती है, एंड आप सोचो ना, आप टेस्टोस्टेरोन का ही कोई फॉर्म ले रहे हो तो आपको अग्रेसिवनेस तो दिखेगी, मसल डेवलपमेंट तो दिखेगा ही। मूड स्विंग्स भी बेटा कॉमन है, मूड स्विंग्स मेल्स में भी है फीमेल्स में भी है, अग्रेसिवनेस मेल में भी है फीमेल में भी है, डिप्रेशन भी हो सकता है बेटा मेल और फीमेल में दोनों कॉमन। ये एनसीईआरटी में दिए हुए पॉइंट्स है। फीमेल्स में ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को अफेक्ट करती है, एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी, रेगुलर नहीं होगी, ठीक है ना। एक्सेसिव हेयर ग्रोथ दिख रही है बेटा फेस में, बॉडी में, बिकॉज अगेन टेस्टोस्टेरोन डेरिवेटिव आप ले रहे हो, है ना। एनलार्जमेंट ऑफ क्लिटोरिस बेटा, एंड वॉइस की डेप्थ, जैसे भारी आवाज हो जाना जैसे लड़कों की होती है, ऐसा आपको दिखता है बेटा इन केस ऑफ फीमेल्स। अब देखो मैं ना इन पॉइंट्स को ऐसे कर देती हूं कि ये कॉमन पॉइंट्स है, क्योंकि ना क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि कौन से ऐसी कॉमन चीजें हैं जो आपको मेल और फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन दोनों में कॉमनली नजर आएगी। तो ये 3 पॉइंट्स आपको कॉमनली दिख रहे हैं, ठीक है ना। इसके अलावा बेटा देखो मेल्स में और क्या दिख रहा है, मेल्स में एक्ने भी हो सकते हैं, रिडक्शन इन द साइज ऑफ टेस्टिकल्स, रिड्यूस साइज ऑफ बेटा टेस्टिकल, ओलिगोस्पर्मिया की कंडीशन दिखती है। ये बहुत कॉमनली बेटा अवेयर होते हैं लोग कि फर्टिलिटी प्रॉब्लम आती है, फर्टिलिटी प्रॉब्लम हो जाती है अगर आप ऐसे ड्रग्स को कंज्यूम करते हैं। और फर्टिलिटी प्रॉब्लम क्यों आ रही है? क्योंकि ओलिगोस्पर्मिया की कंडीशन दिख सकती है। सो डिक्रीज स्पर्म प्रोडक्शन, किडनी डैमेज हो सकता है, लिवर डिसफंक्शन हो सकता है। मेल के केस में बेटा ब्रेस्ट एनलार्जमेंट दिख सकता है। प्री मेच्योर बाल्डनेस, मतलब कि उम्र से पहले ही बेटा बॉल्डनेस आ गई, बाल झड़ने लग जाएंगे, दैट इज ऑल्सो अ साइड इफेक्ट। एंड एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। बेटा क्योंकि थ्योरेटिकल है, इसका मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा।
बिल्कुल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। साइड इफेक्ट्स ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, साइड इफेक्ट ऑफ दीज ड्रग्स कंज्यूम बाय स्पोर्ट्स पर्सन टू इंक्रीज देयर परफॉर्मेंस। तो आपको जरूर याद रखना है, कुछ कॉमन सिम्टम्स है, मूड स्विंग्स दोनों में हो गए, डिप्रेशन दोनों में हो गया, अग्रेसिवनेस दोनों में हो गया। फीमेल में एडिशनली क्या दिख रही है, मसल डेवलपमेंट दिख रही है। मेल के जैसे बेटा डीपनिंग ऑफ वॉइस, मेल के जैसे मसल डेवलपमेंट, मेल के जैसे बेटा फेशियल हेयर या बॉडी हेयर ग्रोथ आपको दिख रहा है। फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल अफेक्ट हो जाएगी बेटा, क्लिटोरिस का साइज इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। मेल में और क्या दिख रहा है, मेल में एक्ने, मेल में बेटा टेस्टिकल्स का साइज रिड्यूस हो गया, मेल में बेटा स्पर्म प्रोडक्शन कम हो गई, लिवर डिसफंक्शन दिख रहा है, किडनी डैमेज हो सकती है, प्रीमेच्योर बॉल्डनेस हो सकता है, मेल में ब्रेस्ट एनलार्जमेंट दिख सकता है, एंड एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है ना। डन 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 एवरीबॉडी, जल्दी 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 जल्दी। बेटा पहले ड्रग्स को एनसीईआरटी से एक बारी और रीड कर लें, ताकि अब तुम्हें थोड़ी सी एनसीईआरटी का जो सीक्वेंस है वो समझ में आ जाए। कल मैंने आपको वैसे ओपिएट नार्कोटिक्स की रीडिंग करा दी थी, ठीक है ना। मैंने तुम्हें आई थिंक ये जो सेकंड हमने पढ़ा था कैटेगरी, जो फर्स्ट कैटेगरी ट्रैंक्विलाइजर्स, वो भी मैंने तुम्हें एनसीईआरटी से रीड करा दिया था। बट एक बारी और, मतलब उन पॉइंट्स को रीड नहीं करेंगे, बट फिर भी एक बारी एनसीईआरटी के फ्लो को भी थोड़ा ड्रग्स के लिए देख लेते हैं। अल्कोहल वाला टॉपिक बचा हुआ है, अल्कोहल को पढ़ते हैं, ठीक है ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे कर लेंगे, सारे कर पाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। अराउंड 50 क्वेश्चन है टोटल, तो कर लेंगे, बढ़िया है, ठीक है ना, वो देख लेंगे। पर टॉपिक को पहले अच्छे से पढ़ते हैं, एनसीईआरटी से कवर करते हैं, फिर क्वेश्चंस पे जंप करेंगे। कोई भागा भागी नहीं है बेटा, ठीक है ना। यस, डन हो गया सारे बच्चों का, पक्का लिखा है ना आप लोगों ने, टाइम पास तो नहीं कर रहे थे। अलीजा बेटा बिल्कुल 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 बिल्कुल, मुझे आज तक का टाइम दो। अगर रिप्रोडक्शन और ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ का अगर अपलोड नहीं हुआ है तब से मैं चेक करवा लूंगी, देखते हैं, ठीक है ना। डन, चलो एक बारी बेटा एनसीईआरटी की रीडिंग करते हैं, एक बारी एनसीईआरटी की रीडिंग करते हैं। ड्रग एंड अल्कोहल, ये वाला बेटा हमने पढ़ा था, ओपिएट नार्कोटिक्स के बारे में ये सारी चीजें बेटा हमने पढ़ी थी, कहां से ऑब्टेन किया जाता है, डाइएसिटाइलेटेड मॉर्फिन, ये सारी चीजें हमने पढ़ी। एक बारी कैनाबिनॉइड्स के बारे में पढ़ो। हीरोइन के बारे में तो हमने पढ़ लिया, स्लोज डाउन द बॉडी फंक्शन, डिप्रेसेंट की तरह काम करता है। उसके आगे बेटा कैनाबिनॉइड्स के बारे में क्या क्या कहा गया है। कैनाबिनॉइड्स कौन से कैटेगरी की ड्रग्स बताई मैंने बेटा, जो हैल्यूसिनोजेनिक होती है। अब बोला है कि दे इंटरैक्ट विद द कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स प्रिंसिपली प्रेजेंट इन द ब्रेन। दिमाग खराब होता है ना, ऐसे याद रखो ना यार, दिमाग खराब हो जाता है, साइकोसिस हो जाती है, डिस्टर्ब सेंस ऑफ रियलिटी है, हेलुसिनेशन है, तो रिसेप्टर्स कहां प्रेजेंट है तुम्हारे ब्रेन में यार। जो भी आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को घटा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, रिसेप्टर्स वहीं पे होंगे, तभी तो बेटा उनका असर वहां पे दिख रहा है ना। नेचुरल कैनाबिनॉइड्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ बेटा प्लांट कैनाबिस सटाइवा, जहां से ऑब्टेन किया जाता है। Flower tops, raisins, leaves of cannabis plant are used in various combinations to produce different type of cannabinoids, marijuana, hashish, charas and ganja. They are generally taken by inhalation और बेटा oral digestion। आप बेटा inhale कर सकते हो, आप oral ingestion भी कर सकते हो। Very important point known for their effect on the cardiovascular सिस्टम ऑफ द बॉडी। एक लीव दिखाया हुआ है कैनाबिस सटाइवा का, एक स्केलेटल स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है कैनाबिनॉइड मॉलिक्यूल का, ठीक है ना। यस, आगे देखो बेटा, कोका एल्केलॉइड जो हमने स्टिमुलेंट के बारे में पढ़ा, या कोकेन, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोकोआ प्लांट, दिस इज इराइथ्रोजाइलम कोकोआ। इट इज नेटिव टू साउथ अमेरिका, क्वेश्चन पूछा जाता है। इट इंटरफेयर्स विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर डोपामीन, क्वेश्चन पूछा जाता है। इंटरफेयर कैसे करता है, आप बस इतना याद रखो, इस ड्रग की प्रेजेंस में डोपामीन का लेवल बढ़ा हुआ रहेगा आपके जंक्शन में, ज्यादा देर के लिए रहेगा डोपामीन अवेलेबल, तो आपको हैप्पी फीलिंग आएगी। कोकेन कॉमनली नोन एज कोक और क्रैक, it is usually snorted. It has potent stimulating action on the central nervous system. Central nervous system की एक्टिविटी को बढ़ा रहा है। सेंस ऑफ यूफोरिया, टेम्पररी फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, इंक्रीज्ड एनर्जी, क्योंकि ये स्टिमुलेंट है। एक्सेसिव डोजेज अगर कोकेन का हो जाए तो इट कॉजेज हैल्यूसिनेशंस, ये मैंने पॉइंट लिखवाया हुआ है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्टेटमेंट बेस्ड में कि एक्सेसिव डोजेज कोकेन की लेने से क्या हैल्यूसिनेशंस होती है। यस। अदर प्लांट्स विद हैल्यूसिनोजेनिक प्रॉपर्टी, एट्रोपा बैलेडोना, दतूरा,
कैनाबिनॉइड्स आर ऑल्सो बेटा मिसयूज, ये वाला पॉइंट हमसे छूट गया है, कैनाबिनॉइड्स को भी बेटा अब्यूज किया जाता है स्पोर्ट्स पर्सन द्वारा, ठीक है ना, इसको भी नोट डाउन कर लो बेटा, कैनाबिनॉइड्स जहां लिखा हुआ है वहां पे नोट कर लो, दे आर ऑल्सो बेटा ऑफन अब्यूज्ड बाय द स्पोर्ट्स पर्सन, इसे भी नोट डाउन कर लीजिए प्लीज बेटा, इसे भी नोट डाउन कर लीजिए प्लीज, इसे भी अपने बेटा नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। Barbiturates, benzodiazepines, amphetamines are other similar drugs normally used as medicines to cope mental illness like depression, insomnia, but they are also often abused, ठीक है ना। मॉर्फिन इज द इफेक्टिव सीडेटिव पेन किलर, मैंने आपको बता दिया था, ऐसे पेशेंट्स को दिया जाता है who have undergone surgery. Several plants, fruits, seeds having hallucinogenic property have been used in hundreds of years for medicine, religious ceremonies and beta rituals all over the globe. When these are taken for purpose other than medicinal use or in amount that impairs one's physical, psychological, physiological function, it is called as drug abuse. अगर आप other than medicinal purpose से इसको यूज कर रहे हैं तो उसी को आप क्या बोलते हैं बेटा, ड्रग अब्यूज कहते हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं स्मोकिंग से रिलेटेड क्या बताया हुआ है। स्मोकिंग पेव्स द वे टू हार्ड ड्रग्स, ये जितने भी ड्रग्स आप पढ़ रहे हो ऊपर वो सारे हार्ड ड्रग्स होते हैं, तो बोलते हैं स्मोकिंग से शुरुआत होती है और वहीं से फिर आप बेटा ये सारे खतरनाक ड्रग्स बेटा कंज्यूम करना चालू करते हैं, क्योंकि रास्ता आसान हो जाता है ना, यहां से चालू किया ये तो बेटा बहुत इजीली अवेलेबल है, फिर आप वो सारे ड्रग्स करते हो जो पीछे सारे मेंशन किए हुए हैं। Tobacco has been beta used by human beings for more than 400 years. Smoked, chewed or snuffed. Tobacco contain a large number of chemicals including nicotine, which is an alkaloid. It stimulates beta adrenal gland to produce adrenaline, noradrenaline into the blood circulation. दोनों बेटा क्या करते हैं, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, कार्डियक आउटपुट को बढ़ाते हैं। Increased incidence of cancer of lung, bladder cancer, throat cancer, bronchitis, emphysema, coronary artery disease या heart disease, gastric ulcer, etc. सारी चीजें इससे एसोसिएटेड होती है। Tobacco chewing is with the increased risk of cancer of oral cavity, oral cancer. It increases carbon monoxide content. It reduces the heme-bound oxygen in the body, जिससे ऑक्सीजन वो हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी। यहाँ पे बेटा वही लिखा हुआ है कि जब एक बंदा सिगरेट के पैकेट को खरीदता है तो उसमें लिखा होता है सारी चीजें कि इसको करने से क्या क्या नुकसान हो जाता है, पर आप अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। बहुत जनरल ज्ञान है बेटा, वैसे तो मैं पढ़ देती हूँ, ऐसा ही कुछ जनरल ज्ञान अल्कोहल प्रिवेंशन, कंट्रोल, एडोलेसेंस में भी दिया हुआ है। When one buys the packet of cigarette, one cannot miss the statutory warning that is present in the packing that warns against the smoking and says how it is injurious to health. Yet smoking is very prevalent in the society, among youth, among old. Knowing the dangers of smoking and chewing tobacco, it is addictive in nature. Youth and old need to avoid these habits. Any addict beta require counseling and medical help to get rid of the habit. ये वाली चीजें हम बता चुके हैं ना, ठीक है ना, yes? ठीक है, तो अवॉइड ही करना चाहिए। अब देखो बेटा, अनदर मिसयूज ऑफ ड्रग सर्टेन स्पोर्ट्स पर्सन डू, ये भी कहीं आगे लिखा हुआ है पैराग्राफ, ठीक है ना, टू एनहांस देयर परफॉर्मेंस दे मिसयूज नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स बेटा, द ओपिएट नार्कोटिक्स, इनका भी मिसयूज होता है, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का मिसयूज होता है, डायूरेटिक्स का मिसयूज होता है, बहुत सारे अलग अलग हार्मोन्स का मिसयूज होता है। और ये सारी चीजों का मिसयूज क्यों हो रहा है, टू इंक्रीज द मसल स्ट्रेंथ इन बल्क, मैस्कुलिनाइजेशन, फीमेल में आप देख रहे हो ना, अग्रेसिवनेस आ रही है, मेल फीमेल दोनों में, प्रमोट अग्रेसिवनेस एंड एज अ रिजल्ट इंक्रीज्ड एथलीट परफॉर्मेंस। इन सारी चीजों का मिसयूज किया जाता है एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। साइड इफेक्ट्स बेटा दिखती है, जो भी मैंने आपको साइड इफेक्ट बताए हुए हैं ना बेटा, वो सारे साइड इफेक्ट यहीं पे मेंशन है, इसको मैं वापस से रीड नहीं कर रही हूं। आपको ये जो पैराग्राफ में बेटा 10-12 लाइन में दिया हुआ है ना साइड इफेक्ट, उसी को हमने टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है, इट इज द सेम, वापस से लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, ठीक है, यस। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े, क्वेश्चंस आ गए, लेकिन एक सेकेंड, लेकिन अभी हम थोड़ा सा बेटा करते हैं अबाउट अल्कोहल। लास्ट अल्कोहल, देन प्रिवेंशन एंड क्योर, थोड़ा सा इसके बारे में कर लेते हैं, ठीक है ना बेटा, यस एवरीबॉडी, यहां तक किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है। अल्कोहल कंजप्शन से क्या होता है बेटा, अब अल्कोहल और स्मोकिंग ये दोनों चीजें बेटा बहुत रेडीली इजीली अवेलेबल होती है, तो ये बहुत आसान है करना, ठीक है ना। द अदर हार्ड ड्रग्स तो आर नॉट अवेलेबल दैट मच, लेकिन ऑल दीज बेटा ड्रग्स, द टोबैको वेरी इजी टू कंज्यूम।
इवन आफ्टर नोइंग कि उसके क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन फिर भी लोग कंज्यूम करते हैं। वैसा ही सेम केस बेटा अल्कोहल के साथ है। आज तक बेटा कोई ऐसा केस तो हुआ नहीं कि अल्कोहल बेटा किसने कंज्यूम किया तो बहुत अच्छा काम किया हो उसने जीवन में अल्कोहल कंज्यूम करके, है ना, ऐसा तो कभी हुआ नहीं होगा। जब भी किसी बंदे ने बेटा अल्कोहल कंज्यूम किया और भारी मात्रा में कंज्यूम किया तो बेटा उसने खराब ही काम किया है। आपने कितने सारे केसेस सुने होंगे ड्रिंक एंड ड्राइव केसेस के, है ना, ड्रिंक एंड ड्राइव केसेस के। और जो इंसान ड्रिंक एंड ड्राइव करता है वो अपनी जान को तो बेटा खतरे में डाल ही रहा है, लेकिन एक ऐसा इंसान या ऐसे कई सारे लोगों की जान को खतरे में डाल रहा है जिसकी कोई गलती भी नहीं होगी। ऐसा क्यों होता है? अल्कोहल कंज्यूम करने पर बेटा क्या होता है ऐसा? सोचने समझने की शक्ति तो दूर हो ही जाती है बेटा, आपकी बॉडी की बैलेंसिंग भी खराब हो जाती है, स्पीच भी खराब हो जाती है। कभी ऐसे बंदों को कभी देखा होगा सामने से बोल ही नहीं पाते हैं, खड़े ही नहीं हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को घटा रहा होता है। व्हेनेवर अ पर्सन कंज्यूम्स अल्कोहल, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी घट जाती, मतलब कम हो जाती है, डिप्रेस हो जाती है। सोचने से बुद्धि कैसे लगाओगे? सीएनएस की एक्टिविटी गड़बड़ हो गई। सेरिबेलम को ये अफेक्ट करता है। सेरिबेलम आपकी बॉडी बैलेंसिंग के लिए बेटा रिक्वायर्ड है। आपकी सेरिबेलम अफेक्ट हो जाती है जब एक इंसान अल्कोहल कंज्यूम करता है, ठीक है ना। तो आपकी सेरिबेलम की एक्टिविटी अफेक्ट हो गई तो बॉडी बैलेंसिंग बेटा खराब हो गई, ठीक है ना। अल्कोहल कहां पे एब्जॉर्ब किया जाता है? मेनली आपके स्टमक से। जब आपको डाइजेशन वाला चैप्टर पढ़ाया जाता था ना बेटा, डाइजेशन, कितने सारे बच्चे बेटा डाइजेशन पढ़ के भी आए होंगे। तो डाइजेशन वाले चैप्टर में हम अल्कोहल के बारे में स्पेसिफिकली मेंशन किया जाता था कि जीआई ट्रैक्ट में ये स्टमक से प्राइमरीली एब्जॉर्ब होता है। लेकिन सारा लोड बेटा तुम्हारी बॉडी का अल्कोहल कंज्यूम करने पर सारा लोड किस पे पड़ता है बेटा? सारा लोड किस पे पड़ता है बेटा? सारा लोड पड़ता है तुम्हारे लिवर पे भाई। सारा लोड तुम लिवर पे दे देते हो क्योंकि लिवर ही इसको मेटाबोलाइज करता है। लिवर के पास एंजाइम्स होते हैं अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। इस अल्कोहल की बेटा सारी मेटाबॉलिज्म कन्वर्जन आपके लिवर पे पड़ती है बेटा, और लिवर होता है खराब। अब देखो कितना ज्यादा डैमेज होता है लिवर, उसके बारे में जरा लिखेंगे, ठीक है ना। तो पहले तो हम लिखते हैं 8 डिप्रेसेस CNS। बस बुद्धि भ्रष्ट हो गई तुम्हारी पहले ही, ठीक है ना। अफेक्ट्स सेरिबेलम, बॉडी बैलेंसिंग, इंपैक्टेड, ठीक है। फिर हम क्या कहते हैं? एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम जीआई ट्रैक्ट, मेनली स्टमक से एब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक है ना। जानवी कह रही है कि क्या ये सच है मैम कि जो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं वो सच बोलते हैं? ठीक है बेटा, सच बोलते हैं या झूठ बोलते हैं ये तो नहीं पता बेटा, ठीक है ना, लेकिन बकवास बोलते हैं। जो भी बेटा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं वो फालतू की बकवास करते हैं, ठीक है ना। सच और झूठ तो बेटा क्या ही बताएं अब क्या बोलता है, ठीक है ना। चलिए, क्या सच क्या झूठ बेटा, जिनका दिमाग खराब है क्या आप उसकी एनालिसिस करोगे? एब्जॉर्ब फ्रॉम जीआई ट्रैक्ट, सच बोलना है तो अल्कोहल कंज्यूम कर लेते हैं, मुंह से एकदम सच निकलेगा, ठीक है ना। ठीक है ना, मोह माया है बेटा सब। एब्जॉर्ब फ्रॉम जीआई ट्रैक्ट, ठीक है ना। अच्छा, इट इज मेटाबोलाइज्ड इन द लिवर। लिखो 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 लिखो, मेटाबोलाइज्ड कहां पे मेटाबोलाइज्ड हो रही है बेटा? मेटाबोलाइज्ड इन लिवर। देखो अल्टीमेट, देखो एक स्टेप का प्रोसेस नहीं है बेटा, है ना। सुनो 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 सुनो, कोई एक स्टेप में ऐसा कन्वर्जन नहीं होता है, लेकिन अल्टीमेटली जो आपका अल्कोहल है, जैसे लिवर के पास होता है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, तो मैं आपको पूरे स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन तो नहीं बता रही हूँ कि क्या मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है, बट इवेंचुअली जो अल्कोहल है फैट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो ये जो फैट का अमाउंट बेटा बढ़ता है ना आपके लिवर में, यही फैट जो है ये सेल्स के अंदर स्टोर होने लगता है, जिससे फैटी लिवर की कंडीशन बेटा डेवलप कर जाती है, ठीक है ना। तो हम क्या कहते हैं? मेटाबोलाइज्ड इन लिवर एज it has alcohol dehydrogenase, alcohol
डिहाइड्रोजिनेज, और इवेंचुअली ये जो अल्कोहल है हम लिख सकते हैं इवेंचुअली ये अल्कोहल जो है, इवेंचुअली बेटा ये जो अल्कोहल है ना, ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, इवेंचुअली फैट। और ये फैट जो होता है ना, ये स्टोर होने लगता है, जिससे फैटी लिवर। और जो भी अल्कोहल लंबे दौरान के लिए कंज्यूम करते हैं उनमें ऐसे फैट्स बहुत ज्यादा दिखते हैं, ठीक है ना। और फिर बेटा आपको बहुत सारी प्रॉब्लम दिखेगी, आपको हार्ट की प्रॉब्लम दिखने लगेगी, ये फैट जा जाके बेटा ल्यूमन में डिपॉजिट होगा, आपको ये सारी प्रॉब्लम्स दिखेगी बेटा, जब जो लोग भी अल्कोहल कंज्यूम करते हैं लंबे दौरान के लिए, ठीक है ना। ये फैट कहाँ जाएगा, एक्सेस मात्रा में कोई भी चीज बेटा कहाँ होगी, है ना। तो हम लिखते हैं स्टोर्ड इन लिवर, क्या हो गया, फैटी लिवर। और बेटा एक समय ऐसा आएगा जब लिवर भी झेल नहीं पाएगा, लिवर के सेल्स की डेथ होने लग जाएगी, सिरहोसिस। ये बहुत डिफिकल्ट, आपने सुना होगा लिवर सिरहोसिस डेवलप्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है लिवर से रिलेटेड। लिवर सिरहोसिस मतलब अब तो खत्म है भैया लिवर के सेल्स। लिवर सिरहोसिस, डेथ ऑफ हेपेटोसाइट्स, अब मामला खत्म है भाई, डेथ ऑफ हेपेटोसाइट्स। एक्सट्रीम कंडीशन में बेटा ये भी होने लगता है। और लिवर अगर गया ना बेटा, बुद्धि तो तुम्हारी देखो, बिना बुद्धि के तुम अभी तक जीवित हो, तो बुद्धि के बिना तो अभी तक काम चल रहा है, लेकिन लिवर के बिना बेटा काम नहीं चलेगा। लिवर अगर गॉन है ना बेटा, मामला गड़बड़, ठीक है ना। चलिए, लिवर सिरहोसिस, डेथ ऑफ हेपेटोसाइट्स। और एक और एनसीईआरटी ने लिखा है, अगर प्रेगनेंसी में अल्कोहल का कंजप्शन किया जाए तो बेबी में भी एबनॉर्मल डेवलपमेंट हो सकती है, एबनॉर्मल फीटल डेवलपमेंट भी हो सकती है, ठीक है ना। प्रेगनेंसी में अगर अल्कोहल कंज्यूम किया जाए, प्रेगनेंसी में अल्कोहल कंजप्शन अगर किया जाए तो इससे एबनॉर्मल फीटल डेवलपमेंट, एबनॉर्मल फीटल डेवलपमेंट। आई थिंक इतना तुम्हारे लिए काफी है। अब किसी भी प्रकार के बेटा अब्यूज को, मिसयूज को कैसे रोका जा सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है, ठीक है ना। चलिए इसे नोट डाउन कीजिए फटाफट से बेटा, डन 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 कर लो। फिर बेटा फटाफट से हम करेंगे PYQs, ठीक है ना। चलो अब ज्यादा हो रहा है मैम का, ओहो मैं तो डर गई इब्राहिम, मैं तो डर गई, अब मैंने कभी नहीं करूंगी ऐसा। अरे यार अभी तो बेटा कुछ किया ही नहीं है। मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे पिद्दे पिद्दे सपोलो। चलो डन 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 डन। इसके बारे में पॉइंट्स बेटा याद रहेंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी बेटा घट गई, आपकी बेटा सेरिबेलम अफेक्ट हो गई, बॉडी बैलेंसिंग बेटा इंपैक्ट हो गई, ठीक है ना। जीआई ट्रैक्ट से अब्सॉर्ब होता है, स्टमक से अब्सॉर्ब होता है, लिवर में मेटाबोलाइज होता है, अल्टीमेटली फैट में कन्वर्ट हो रहा है। एक्सेसिव फैट कहां जाएगा, स्टोर हो जाएगा, फैटी लिवर हो जाएगा, ठीक है ना। और जब फिर भी आप नहीं मानोगे और आप रुकोगे नहीं, थमोगे नहीं, लिवर सेल्स की डेथ हो जाती है, सिरहोसिस, लिवर सिरहोसिस, ठीक है ना। प्रेगनेंसी में अल्कोहल कंजप्शन करेंगे तो एबनॉर्मल फीटल डेवलपमेंट भी हो सकती है, ठीक है ना। चलिए डन 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 डन। अब बेटा क्या करेंगे, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। कैसे प्रिवेंशन एंड कंट्रोल कर सकते हैं। एनसीईआरटी ने जो ये 5 पॉइंट्स लिखे हैं ना, जो मैं आपको लास्ट अभी लिखना है, ये जो 5 पॉइंट्स है ना, इन्हीं को एनसीईआरटी ने डिस्क्राइब किया हुआ है। तो आप चाहो तो उस डिस्क्रिप्शन, चाहो तो क्या बेटा क्लास खत्म होने के बाद एक बार उस डिस्क्रिप्शन को पढ़ जरूर लेना। हम तो उसको सिर्फ पॉइंट वाइज लिख रहे हैं क्योंकि बहुत जनरल नॉलेज है, जनरल बातें हैं जिसको हमें करना है, लिखना है। कंप्लीट कर लिया बेटा, यस यस। डन। चलो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, इन बस ये लास्ट है, आपको लिखना है। इन्हीं पॉइंट्स को एनसीईआरटी ने बेटा डिटेल में लिखा हुआ है, इसको आप पॉइंट वाइज ऐसे लिख लीजिए, कैसे आप प्रिवेंट कर सकते हैं अल्कोहल एंड ड्रग अब्यूज को। अवॉइड अनड्यू पीयर प्रेशर। अनड्यू पीयर प्रेशर सिर्फ अल्कोहल और ड्रग अब्यूज को रोकने के लिए नहीं बेटा, जीवन में कैसे भी अनड्यू मतलब बेमतलब का पीयर प्रेशर,
पब्लिक प्रेशर, आसपास के लोगों का प्रेशर हमेशा अवॉइड करना चाहिए। सब वही कर रहे हैं तो मैं भी वही करूं, सब डॉक्टर बन रहे हैं तो हम भी डॉक्टर बनते हैं, सब इंजीनियर बन रहे हैं तो हम भी इंजीनियर बन जाते हैं, जो सब कर रहे हैं वही हमें करना है। ड्रग और अल्कोहल में भी यही होता है। आप हॉस्टल्स जाते हैं, आप बहुत सारी बेटा ग्रुप आपके बेटा आगे बनते हैं मित्रों के, है ना, तो आपको ऐसा लगता है कि भाई अगर वो बोलता है अरे भाई यार क्या तू एक नंबर का गधा है, ठीक है ना, मैंने तो बहुत अच्छा शब्द बोला बेटा, आपको बहुत सारी गालियां पड़ सकती है अच्छा बनने के लिए और गलत चीजों में ना पड़ने के लिए, है ना, तो बोलेगा कि भाई तू तो यार क्या ही यार तेरे से यार तू स्मोक नहीं कर रहा है भाई, तू ये ड्रिंक नहीं कर रहा है भाई, ये ड्रग कंज्यूम नहीं कर रहा है। इस पीयर प्रेशर में लोग कर लेते हैं, वो नहीं करना चाहिए क्योंकि वहीं से तो शुरुआत होती है ना बेटा। हो सकता है कई दोस्त जो आपको बोल रहे हैं वो तो बेटा हो सकता है ओकेजनली कभी कोई चीज कर रहे होंगे और तुम बेटा लत में पड़ जाते हो, है ना, पहले तुमने बेटा शुरू किया, फिर तुम्हें बेटा अब उसमें आनंद आ रहा है तो तुम अब उसको छोड़ नहीं रहे हो। तो अनड्यू पीयर प्रेशर नहीं करना है। एजुकेशनल एंड काउंसलिंग जो हम आपकी कर रहे हैं, बट आप कितना ग्रहण कर रहे हैं बेटा वो आपको खुद को पता है कि आपको एजुकेट तो कर दिया, आपको काउंसलिंग तो कर दी, आपको बता दिया सही गलत क्या है, बट अब रास्ता तो आपको खुद को चुनना है बेटा, है ना। सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पियर्स, आप कितना बेटा पेरेंट्स से बेटा हेल्प ले सकते हो ये तो मैं अभी नहीं जानती हूँ। पेरेंट्स से हेल्प कई बार मैं सोचती हूँ कि पेरेंट्स ने खुद ही बेटा कई बार ना, पता नहीं इसमें बड़ी ना बड़ी बड़ी सब्जेक्टिव चीज है ना। पेरेंट्स को जैसे तुम बताओगे दो लपड़ लाते घूसे बेटा चप्पल बैलेंस सब पड़ेगी तुम्हें, ठीक है ना। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। पेरेंट्स को थोड़ा ना, पेरेंट्स ही अगर खुद बेटा ऐसे हो कि बच्चा आके बता पाए, है ना, कि पेरेंट्स को उतना अगर फ्रीडम उसको मिला हो, बच्चा तो खुद ही डरा पड़ा होता है ना, कि पापा को बताऊंगा तो पापा मुझे जान से मार देंगे, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं होता है बेटा। अगर थोड़े से पेरेंट्स भी थोड़ी सी दे स्पेस तो बच्चे को फ्रीडम महसूस होती है कि जाके मैं पेरेंट्स को ही बता देता हूँ यार, मेरे पेरेंट्स मतलब अगर पेरेंट्स अगर वो वाली बात रखते हैं ना थोड़ी सी कि यार बच्चा ये सोचे ना, जिस बच्चे के अंदर ये सोच आती है ना कि कुछ भी हो जाए चलो मेरे माँ बाप हैं, मेरे मम्मी पापा हैं, अगर ये वाली फीलिंग बच्चे के पास आ रही है मतलब सही है, मतलब पेरेंट्स और बच्चे के बीच का जो रिश्ता है ना वो बिल्कुल सही है। अगर बच्चा ये सोच पा रहा है ना कि यार मेरे मम्मी पापा हैं भाई, देख लूंगा मैं, मतलब वो वाला देख नहीं लूंगा मैं तो करूंगा, मेरे मम्मी पापा देख लेंगे भाई, आजा भाई तू देख ले, मम्मी पापा देख लेंगे भाई, वो वाला नहीं बेटा। हाय राम, तुम कुछ भी सोच सकते हो, ठीक है ना। बट एनीवे, तो पेरेंट्स अगर वो फ्रीडम देते हैं, नहीं तो बेटा आपका कोई टीचर होगा, है ना, आपके कोई मित्र होंगे। मित्र तो ज्यादातर बेटा डुबाते ही हैं, कुछ उठाते भी हैं। सही मित्रों का सहारा हो तो जीवन में हंसी खुशी बनी रहती है ना, पॉजिटिविटी बनी रहती है, आप जीवन में आगे भी जाते हैं। लेकिन कुछ होते हैं जो हमेशा बेटा फिर वो मित्र नहीं होते ना, वो सपोले होते हैं। डेंजर साइंस देखिए, आपका दोस्त बेटा अभी तक तो क्लास आ रहा था टाइम पे, 9 बजे उसकी क्लास थी, 9 बजे क्लास कर रहा था, अब बेटा 10-10 बजे तक, 12-12 बजे तक, 1-1, 3-3, 4-4, 6-6 बजे तक सो रहा है। डेंजर साइंस है। पहले रेगुलर था अब रेगुलर नहीं है, स्कूल जाता था अब जा भी नहीं रहा है, पहले बात करता था अब बात ही नहीं कर रहा है, पहले बात नहीं करता था कुछ ज्यादा ही बात कर रहा है, पहले मुस्कुराता था अब दुखी रहता है, पहले दुखी रहता था अब कुछ ज्यादा ही मुस्कुरा रहा है। ये सारे बेटा डेंजर साइंस होते हैं। डेंजर साइंस अगर आपको दिखे तो बेटा आपको उसके साथ पूछना नहीं चाहिए कि भाई तू दुखी रहता था तो खुश होने लग गया, भाई बता दे, मेरे को भी बता, मेरे को भी खुश होना है। ऐसे नहीं करना है बेटा। डेंजर साइंस देखे तो जाके बेटा बताने का है रिस्पेक्टिव लोगों को और उसको वहां से बाहर निकालने का है। प्रोफेशनल और मेडिकल हेल्प तो चाहिए ही होती है बेटा। नशा मुक्ति केंद्र में बेटा हेल्प होती है और वहीं इनको भेजना चाहिए, ठीक है ना। डन, खत्म। अब बेटा PYQs करेंगे। डन, जल्दी बताइए। यस एवरीबॉडी। क्या बेटा प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में जो इन्हीं बातों को थ्योरेटिकल जो दिया हुआ है, क्या आप NCERT से खुद रीड कर पाएंगे? यस, ठीक है, डन। चलिए करें। आई होप आप लोगों को बेटा समझ में आया। अब इस चैप्टर को अच्छी तरीके से बेटा रिवाइज करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं जितने आज कर पाएंगे, कुछ होमवर्क में दे देंगे, देखते हैं किस तरीके से प्लान करते हैं। लेट अस सी बेटा, वी हैव 25 मिनट्स एटलीस्ट। लेट अस स्टार्ट विद द PYQs फर्स्ट, ठीक है ना। कर लेंगे आप, कोई दुख दर्द समस्या तो नहीं है। हमने NCERT को साथ साथ पढ़ा है बेटा, सो दैट आपको NCERT में कोई कंफ्यूजन ना रहे, आपकी क्लास में लिखाई हुई सारी चीजें आप NCERT से रिलेट कर पाओ। कोई भी एक्स्ट्रा ज्ञान हमने बेफालतू की ज्यादा कही नहीं है,
एनसीईआरटी को ही बेटर वे में आपको बेटा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, ठीक है ना। मैंने जो भी चीजें आपको यहाँ पे बेटा हो सकता है कुछ मजाक मस्ती में बोली है, बट रियलिटी में आपको बता दूं, जो लोग बेटा इस चीजों के एडिक्शन में पड़ जाते हैं वहां से बाहर निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और मैंने आपको पिछली बार भी बताया था बेटा, आप केवल सेल्फिश होके ये सोचते हैं कि मेरे को फर्क पड़ेगा ना, तुम्हें क्या जाता है, किसी और को क्या जाता है, मेरी शरीर है, मेरा मुंह है, मेरा पेट है, वॉटेवर। लेकिन आपके किसी भी तरीके से बेटा आपकी अगर जिंदगी खराब होती है, कोई भी चीज खराब होती है, तो आपसे जो इमीडिएटली फैमिली एसोसिएटेड है वो भी बेटा बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होते हैं। तो सोच समझ के जो भी काम करना है बेटा, बहुत सोच समझ के करिए, ठीक है ना। किसी भी चीज की एडिक्शन में मत पड़िए बेटा, इससे कोई भी बेटा भला नहीं होगा। तो डोंट गेट एडिक्टेड, है ना। आपने जिसके चक्कर में चालू किया है ना बेटा, वो तो बेटा उस चीज में एडिक्टेड नहीं होगा और वहां से निकल जाएगा, लेकिन आप बेटा एडिक्टेड हो जाएंगे। तो ये चीज नहीं करनी है, ठीक है ना। बहुत कुछ करना है जीवन में, उसके लिए ड्रग्स करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं बेटा तपस्या सीरीज। कुछ इनिशियल बेटा 3-4 क्वेश्चंस के लिए हम कर देते हैं बेटा पोल, और उसके बाद बेटा हम फटाफट से करेंगे क्या, कमेंट सेक्शन में आंसर, ठीक है ना। चलिए, फैमिली को बेटा जबरदस्ती सफर क्यों कराना है भाई। फैमिली ने बेटा तुम्हारी जिम्मेदारी ले रखी है कि गलती तुम करो और सफर वो करें। हाँ, गलत तुम करो सहे वो, ऐसा थोड़ी होता है। चलिए, पहला क्वेश्चन आप लोग की कंप्यूटर स्क्रीन पर 2019 का पहला सवाल है। 6 साल के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। चलिए, मोस्ट अवेटेड सीरीज। चलिए क्वेश्चन कीजिए बेटा। पहले पीवाईक्यूज, ठीक है ना। चलिए, इजी इजी क्वेश्चंस आप खुद ही देख पाएंगे बेटा पीवाईक्यूज के, ठीक है ना। मुझे अभी अभी मैसेज आया कि कल रुपेश सर की क्लास नहीं हो रही है, तो कल मैं क्लास ले सकती हूँ क्या। मैं बिल्कुल क्लास ले सकती हूँ, मैंने बोल दिया है, हाँ ठीक है ना। तो बहुत बढ़िया बात है। अरे तो कल तो मेरी ही क्लास होती है ना, कल रुपेश सर का क्लास नहीं है तो आप कल कोई बैच में क्लास नहीं है तो, अरे कल तो मेरी ही होती है भाई। एक सेकंड बेटा, कल तो मेरी ही क्लास होती है, लेकिन मैं डन कर रही हूँ बेटा, मैं डन कर रही हूँ। कल तो मेरी ही क्लास होती है ना, कल तो वेंसडे है, कल होती ही मेरी है। ये कौन सी बात है, रुपेश सर कंफ्यूज हो गए लग रहा है। चलो, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर रिप्रेजेंटिंग द कॉजेटिव एजेंट ऑफ टाइफॉइड फीवर, सैल्मोनेला टाइफी एंड कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर टाइफॉइड, विडाल टेस्ट। बहुत ही इजी क्वेश्चन, ऑप्शन 4 100% बच्चों का सही आंसर आया होगा, ठीक है ना। स्कैम हो गया भाई मेरे साथ, स्कैम। चलिए, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। 89 90% टच काहे नहीं कर पाए बेटा, ये आपका लीडर बोर्ड है बेटा, इसमें ज्यादा खुशी मत होइए रैंक लाने का, ठीक है ना। फाइनल टेस्ट में रैंक लेके आने का है। 2019 के बाद बेटा अगला सवाल करते हैं। इस चैप्टर में मैच द फॉलोइंग करके बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं बेटा नीट 2020 का। चलिए, नीट 2020 का करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2, मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग। चलिए, मुझे लगा रुपेश सर ने मुझे क्लास दे दी, मैं अभी सर को थैंक यू करने वाली थी, ठीक है ना। चलो, फिर मुझे एहसास हुआ, आभास हुआ कि क्लास तो मेरी ही है। मुझे धोखे का अनुभव हुआ, मेरे साथ धोखा हुआ है, ठीक है ना। चलो, मैच द फॉलोइंग क्वाइट इजी, टाइफॉइड, निमोनिया, फाइलेरियासिस, मलेरिया। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। आगे भी आप क्वेश्चंस का पैटर्न देखोगे बेटा, ऐसे ही क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है ना। सो टाइफॉइड इज कॉज्ड बाय सैल्मोनेला टाइफी। ए का हो गया 3, ए का हो गया 3, एक ही ऑप्शन है। इन्होंने ऑप्शन भी बेटा नीट वालों ने ऐसे ही रखे हैं। निमोनिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, बी का हो गया 4, फाइलेरियासिस, ब्यूचेरेरिया बैनक्रॉफ्टाई, ब्यूचेरेरिया मलाई, मलेरिया कॉज बाय प्लाज्मोडियम, ऑप्शन 3। इसमें तो बेटा 100% आ जाए, इसमें तो 100% आएगा। ऑप्शन 3, ऑप्शन 3 शो रिजल्ट, ऑप्शन 3। ओ माय गॉड, व्हाट अ रिजल्ट गाइस, क्या बात है, ठीक है 94%। ये फिर भी ये कौन से सपोले बेटा, कौन से दुनिया में हो तुम लोग, प्लूटो वाले लोग, प्लूटो से पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। चलिए चलिए, बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 नीट 2021। चलिए करिए पोल,
चलिए चलिए चलिए, अगेन बेटा देखो इसमें से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कॉजेटिव एजेंट एंड बीमारी, कॉजेटिव एजेंट एंड बीमारी। चलिए, पोल कह रहा है पोल एरर, अपने पे कॉन्फिडेंस नहीं है भाई, देखना अपने पे कॉन्फिडेंस नहीं है, पोल एरर हो गया होगा मैम। चलिए डन। फाइलरी एसिस, फ्यूचर एरिया, बैनक्रॉफ्ट आई, ए का हो गया 3, एक ही ऑप्शन में दिया है बेटा, देखो मेहनत ही नहीं कराना चाहते। ए का हो गया 3, अमीबियासिस, अमीबिक एंटी अमीबा हिस्टोलाइटिका, निमोनिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, सी का हो गया 1, सी का हो गया 1, रिंगवर्म, ट्राइकोफाइटन, एपिडर्मोफाइटन एंड माइक्रोस्पोरम। सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। स्टॉप पोल, ऑप्शन 2, ऑप्शन 2। इसमें भी मुझे लग रहा है मैं क्लिक करने जा रही हूं, धमाका हो सकता है, धमाका पिछली बार से कम हुआ है। क्या कर रहे हो यार, ये सी आंसर मार्क करने वाले, ए का तुमने 3 कैसे कर दिया है भाई, ए का, अच्छा ए का ट्राइकोफाइटोन कैसे कर दिया भाई। चलो बेटा फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करें, पोल डिले हो रहा है बेटा, चलो ठीक है ना, फटाफट से ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 4, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5, ऐसे ही सॉल्व करो। चलो क्वेश्चन नंबर 4 का पहले आंसर दो, ये भी 2021 का ही है, ये भी 2021 का ही है, ठीक है ना, पता नहीं किसका है भाई, 2024 का हो गया ये हो गया 2023 का, ये हो गया 2022 का, पता नहीं बेटा किसी का तो होगा ही, ठीक है ना। चलो, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इज अ कंडीशन वेयर बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म रिकॉग्नाइजेस इट्स ओन सेल एज फॉरेन बॉडी। बोला ऑटो इम्यून डिसऑर्डर वो कंडीशन है जहां अपनी खुद की ओन सेल्स, डिफेंस मैकेनिज्म खुद की सेल्स को ही फॉरेन बॉडी समझती है। ट्रू। रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज अ कंडीशन वेयर बॉडी डज नॉट अटैक सेल्फ सेल। ये कैसी बात हुई बेटा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज अ कंडीशन वेयर बेटा बॉडी अटैक्स द सेल्फ सेल, इट इज एन ऑटो इम्यून डिजीज। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये कैसा ऑप्शन बनाया हुआ है, ये कैसे ऑप्शन बनाया हुआ है भाई, फर्स्ट स्टेटमेंट 1 इज ट्रू है, बोथ 1 2 इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 1 करेक्ट। ये तुमने क्या मार्क किया है, स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। बेटा ये कौन, तुमने क्या मार्क किया है, सी क्यों मार्क कर रहे हो तुम, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट है, देखो ये तो नहीं हुआ ना, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट नहीं है, स्टेटमेंट 2 तो इनकरेक्ट है। इसमें क्या दिया हुआ है, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ये भी नहीं है, बोथ 1 and 2 आर इनकरेक्ट, ये भी नहीं है। तुमने क्या मार्क किया है, सी क्यों मार्क किया है तुमने, तुमने सी क्यों मार्क किया है, 2 को इनकरेक्ट। बेटा ऑप्शंस उल्टे है ना, तुम्हें ये तो समझ में आ गया ना, मतलब 1 जो है वो इनकरेक्ट है। मुझे एक थम्स अप दे दो अगर तुम्हें ये समझ में आ गया, भाई ये क्या ऑप्शन बना है मुझे नहीं समझ में आ रहा, कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है ना। 2 इज अरे यार, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ये बात समझ में आ गई तो थम्स अप दे दो, फिर आगे बढ़ते हैं यार, ठीक है ना, ठीक है ना, उल्टा दे दिया है मैम, ठीक है ना, ठीक है, जंबल हो गया, थोड़ा जंबल हो गया है, ठीक है, ठीक, आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं, यस। चलो, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है ना, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के रिगार्डिंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है ना। अच्छा चलो 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 आगे बढ़ते हैं। प्राइमरी रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस्ड व्हेन आवर बॉडी एनकाउंटर्स अ पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस्ड, बोला इनकरेक्ट स्टेटमेंट, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द बॉडी इज एनकाउंटर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, करेक्ट बात है। An immunistic response is elicited on subsequent encounter with the same pathogen. Yes, same pathogen जब बेटा बॉडी के अंदर आता है तो an immunistic response होता है या secondary immune response होता है, बिल्कुल सही बात है। An immunistic response is due to the memory of the first encounter. Absolutely true. An immunistic response होता है या secondary immune response होता है जब आपको first immune response की memory होती है, बिल्कुल सही बात है। Acquired immunity is non-specific type of defense present at the type of birth. False. आपसे इनकरेक्ट ही पूछा हुआ है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑप्शन 4 इज इनकरेक्ट। नॉन स्पेसिफिक नहीं होती है, हाईली स्पेसिफिक होती है, बर्थ के टाइम पे प्रेजेंट नहीं होती है, यू गेन इट ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, ऑप्शन 4, ठीक है ना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6, आप एक बारी देखो कि कैसे बेटा
मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस कितने ज्यादा आ रहे हैं? मैच द फॉलोइंग मतलब कॉजेटिव एजेंट और बीमारी, ऐसे क्वेश्चंस कितने ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है ना। तो रिंगवर्म का क्या हो गया बेटा? ट्राइकोफाइटोन, ए का हो गया 2, ए का हो गया 2, ए का हो गया 2, फाइलेरियासिस, ब्यूचेरिया, बैनक्रॉफ्टाई, और रिपीटेड टाइप के क्वेश्चंस है। अगर आप क्वेश्चंस का पैटर्न भी देखोगे तो रिपीटेड टाइप का क्वेश्चन है ना। बी का हो गया 3, 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 मलेरिया, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, सी का हो गया 4, ऑप्शन 3 दिख रहा है, निमोनिया, हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा। कैसा रिपीटेड क्वेश्चन था? ऐसा आपने बेटा इससे पिछले से पिछले साल वाले क्वेश्चन में देखा, सेम इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ था। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। पीवाईक्यू करने की इंपॉर्टेंस ही ये होती है बेटा कि एक बार आपको पता चल जाए पैटर्न क्या आता है क्वेश्चन का। अगर आपको थोड़ा सा क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आ जाए, कैसे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं वो पैटर्न समझ में आ जाए, तो आप अपने जब भी थ्योरी को पढ़ते हो ना, तो थ्योरी में उन चीजों पे फोकस किया करो कि मैम ऐसे यहां से क्वेश्चन बने हैं, आपको वो चीज समझ में आने लगती है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 अभी अभी पढ़ाया, और एक बार ये आप देखो बेटा कि जो पॉइंट्स मैंने तुम्हें ड्रग्स में बताए ना बेटा, कि देखो इस पॉइंट से ये वाला क्वेश्चन बना, इस पॉइंट से ये वाला क्वेश्चन बना, ऐसे ही क्वेश्चन बनता है। मैच द फॉलोइंग, देखो हीरोइन, मैरिजुआना, कोकेन एंड मॉर्फिन। मॉर्फिन तो बेटा पेन किलर है भाई, मॉर्फिन पेन किलर है, सीडेटिव की तरह काम कर रहा है। डी का हो गया 3, डी का 3 भाई एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है वैसे, डी का 3, ठीक है ना। कोकेन, कोकेन बेटा कोका एल्कलॉइड, इंटरफेयर्स विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर डोपामीन, सी का हो गया 4। मैरिजुआना, हशीश, चरस, गांजा, ये क्या थे? कैनाबिनॉइड्स थे। कैनाबिनॉइड्स हैव अ इफेक्ट ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ऑफ द बॉडी, बी का हो गया 1, बी का हो गया 1। हीरोइन बेटा, हीरोइन स्लोज डाउन द बॉडी फंक्शन, क्योंकि ये है ओपिएट नार्कोटिक्स, और ओपिएट नार्कोटिक्स का काम होता है। अब देखो बेटा, हीरोइन और मॉर्फिन दोनों ही ओपिएट नार्कोटिक्स हैं, और दोनों ही डिप्रेसेंट है, दोनों ही स्लो डाउन करते हैं बॉडी एक्टिविटी को। लेकिन जब आप मॉर्फिन के बारे में पढ़ेंगे और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मार्क करेंगे, तो मॉर्फिन इज अ वेरी गुड सीडेटिव, वेरी गुड पेन किलर, आपको उसे ऐसे मार्क करना है। हीरोइन तो नहीं दे रहे हो ना पेशेंट को, मॉर्फिन दे रहे हो, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आंसर मार्क करना है, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, ये है 2024, आपने पेपर दिया होगा तो आपको पता होगा, और इस साल आए हैं टोटल यहाँ पे मैंने कितने 3 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। चलो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। बोन मैरो इज द मेन लिम्फोइड ऑर्गन वेयर ऑल द ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस, एब्सोल्युटली ट्रू। बोन मैरो एंड बेटा थाइमस प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स है, प्राइमरी मतलब प्रोडक्शन, मैच्योरेशन, डेवलपमेंट ऑफ द लिम्फोसाइट्स टेक प्लेस। बोन मैरो मेन लिम्फोइड ऑर्गन है, मेन लिम्फोइड ऑर्गन एनसीईआरटी में लाइन दी हुई थी, मैंने आपको बोला भी था रीड करते वक्त कि मेन लिम्फोइड ऑर्गन होता है ना। बोथ बोन मैरो एंड थाइमस प्रोवाइड माइक्रो एनवायरमेंट फॉर द डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। ये भी एनसीईआरटी की लाइन है जो मैंने आपको रीड कराई थी बेटा, कि बोन मैरो और थाइमस दोनों माइक्रो एनवायरमेंट प्रोवाइड करते हैं फॉर द डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। डेवलपमेंट हो रही है, प्रोडक्शन हो रही है आपकी बेटा टी लिम्फोसाइट्स की बोन मैरो के अंदर, और मैच्योरेशन हो रही है आपकी टी लिम्फोसाइट्स की थाइमस के अंदर, जिसके अनुसार उसका नाम पड़ा है। सो अब बेटा ये थोड़ा सा सही लिखा हुआ है, ठीक है ना। बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए ये कौन सा क्वेश्चन नंबर होगा? क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 कीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 10 कीजिए। पैटर्न देखो, मैच द फॉलोइंग इस चैप्टर में कितना आया बेटा, ऑब्जर्व कर रहे हो तुम लोग, ऑब्जर्व कर रहे हो। तुमने 19 का किया, 20, 21, 22, 23, 24, तुमने 6 साल के क्वेश्चंस करे, और तुमको नजर आ रहा है बेटा कितना ज्यादा ये मैच द फॉलोइंग, पॉजिटिव एजेंट और ड्रग्स का भी देखो कैसे मैच द फॉलोइंग करके क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है ना। कॉमन कोल्ड, राइनो वायरसेस, ए का हो गया 3, ए का हो गया 3, एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन बनाने में भी ज्यादा मेहनत नहीं करते हैं। हीमोजॉइन प्रोड्यूस बेटा टॉक्सिक प्लाज्मोडियम के इन्फेक्शन से, विडाल टेस्ट किया जाता है बेटा टाइफॉइड के लिए, एलर्जी होती है डस्ट माइट्स के लिए, डी का हो गया 4, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। कीजिए क्वेश्चन नंबर 10 बेटा, मैच द फॉलोइंग, कोकेन, इराथ्रोजाइलम, कोकोआ, ए का हो गया 3, देखो कोई मेहनत नहीं की है, एक ही ऑप्शन मार्क किया और पूरा आंसर ही मिल गया आपको, ऑप्शन नंबर 2 है ना। हीरोइन, पैपेवर सोमिनिफेरम। अब देखो मॉर्फिन, मॉर्फिन इज इफेक्टिव सीडेटिव, यहां पे भी इफेक्टिव सीडेटिव दिया हुआ है, आप मॉर्फिन के लिए भी आप समझिए इस बात को। अभी पिछला भी क्वेश्चन एक आया हुआ था बेटा जो मैंने आपको कराया, मॉर्फिन भी आप पैपेवर सोमिनिफेरम लिख सकते हो, बट अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन आपको मॉर्फिन के लिए लगाना है इफेक्टिव सीडेटिव है ये। हीरोइन के लिए आप लगाओगे बेटा ये पैपेवर सोमिनिफेरम,
और मैरिजुआना, हशीश, चरस, गांजा, कॉम्बिनेशन ऑफ बेटा फ्लावर टॉप्स, लीव्स, रेजिन्स ऑफ कैनाबिस सटाइवा। सबको समझ में आ गया ऑप्शन 1? ठीक है ना? यस, एक थम्स अप दे दो अगर बेटा यहां तक कोई दुखदर्द समस्या नहीं है। पीवाईक्यूज आपने कैसे किए एक बारी मुझे बता दो, अदर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अदर क्वेश्चंस जितने हो पाएंगे थोड़े से कर लेते हैं, लेकिन बेटा सारे हो नहीं पाएंगे अभी। मैं क्या करूंगी ना बेटा, जितने अभी हम कर पाएंगे उतने कर लेते हैं, बाकी का मैं एक छोटा सा रिकॉर्डेड सेशन डाल दूंगी इसी वीक में जब भी आपको बेटा मेरे को टाइम मिलेगा उसका मैं रिकॉर्डेड सेशन डाल दूंगी। बाकी तो आपको बेटा आंसर की के साथ मिल ही जाएगा, अनसॉल्व पीडीएफ जो अपलोड कराते हैं आप लोगों के लिए वो तो आपको मिल जाएगा। ठीक है ना? जब भी आप बेटा इस चैप्टर को पढ़ें, बेटा आप लोगों ने किया है या नहीं किया है मुझे नहीं पता, मैं बार बार आपसे बोल रही हूं, डिजीजेस के लिए भी प्लीज एक टेबल बना लो, सारी डिजीजेस के लिए, इवन आप मलेरिया के लिए भी बना लो। आपने लाइफ साइकिल कितनों की पढ़ी है, सारी बीमारी के लिए एक टेबल बना लो। नेम ऑफ द डिजीज, कॉजेटिव एजेंट, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, लोकेशन कहां होती है और मेन सिम्टम्स क्या होते हैं, जिसका भी जो भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो सारे बेटा एक टेबल के फॉर्म में चिपका लो। और ड्रग्स के लिए भी आप क्या करोगे, सारी ड्रग्स जैसे मैंने आपको एक फ्लोचार्ट बताया है, एक टेबल बताया, आप सारे ड्रग्स के लिए टेबल बना लो। नेम ऑफ द ड्रग, कौन से प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है अगर एनसीईआरटी में दिया हुआ है, किस कहां से ऑब्टेन किया जाता है, रिसेप्टर्स कहां होते हैं अगर एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और एग्जैक्टली करते क्या है, एक्टिविटी को बढ़ाते हैं घटाते हैं, कौन से न्यूरोट्रांसमीटर से मतलब इंपैक्ट करता है, कौन कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी को अफेक्ट करता है। टेबल बना लो, टेबल बना के चिपका लो अपने सामने। ठीक है ना? हाँ, रिप्रोडक्शन वाली बेटा मोहम्मद नाम मैं पढ़ नहीं पाई बेटा, मैं देख लूंगी, अभी क्लास खत्म होगी ना तो मैं एक बारी बेटा राजलक्ष्मी से पूछती हूँ। ठीक है ना? मैं देख लेती हूँ। ठीक है ना? एक बारी करें अदर क्वेश्चन प्रैक्टिस। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 तक तो हम कर ही चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 11 मुझे लगता है कि थोड़े एमसीक्यूज तो कर ही लेते हैं। चलिए, इंटेस्टाइनल परफोरेशन एंड डेथ में अकर इन सीवियर केसेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस, टाइफॉइड के केस में बेटा सीवियर केसेस में ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 11 का हो गया 1, मतलब वैसे तो ये हाई फीवर 39 से 40 डिग्री सेल्सियस कॉज करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाती है, वीकनेस आ जाती है, लेकिन बेटा सीवियर केसेस में इंटेस्टाइनल परफोरेशन एंड इवन डेथ कैन टेक प्लेस। क्वेश्चन नंबर 12, मोनोसाइट्स इन द ब्लड आर एग्जाम्पल ऑफ मोनोसाइट्स। जितने भी आप सेल्स पढ़ते हैं बेटा, मैक्रोफाजस, मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, है ना, नेचुरल किलर सेल्स, दे ऑल आर सेल्यूलर बैरियर ऑफ बेटा इनेट इम्यूनिटी। सो दे आर सेल्यूलर बैरियर ऑफ इनेट इम्यूनिटी। इम्यूनिटी से भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर एंड सेल्यूलर बैरियर, डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 13, which of the following cells are responsible for humoral immune response? humoral immune response एंटीबॉडी मीडिएटेड होती है, एंटीबॉडी जनरेटिंग सेल्स होते हैं बेटा बी सेल्स। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 14, द केमिकल नेचर ऑफ एंटीबॉडी, केमिकल नेचर ऑफ एन एंटीबॉडी इज प्रोटीनिशियस। एंटीबॉडी में होते हैं 2 हेवी चेन, 2 लाइट चेन, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड से ये जुड़े हुए होते हैं। ठीक है ना? चलिए ऑप्शन नंबर 1 is the correct answer. Question number 15. Which of the following type of antibodies are associated with allergic response? allergic response में IgE इम्यूनोग्लोबुलिन बढ़ती है। रिवाइज करते हो तो ऐसे भी रिवाइज कर दिया करो। मैम ने बताया था जब एलर्जन बॉडी के अंदर आता है तो मास्ट सेल्स बेटा आपके सबसे पहले बी सेल्स एक्टिवेट होते हैं, बी सेल से आपकी इम्यूनोग्लोबुलिन ई आपके बॉडी के अंदर बढ़ती है, IgE जाके मास्ट सेल से चिपक जाती है, बेसोफिल से चिपक जाती है, उनको सेंसिटाइज कर देती है, एक्टिवेट कर देती है। वो एलर्जन बॉडी के अंदर जब दोबारा एंट्री मारेगा तो वो जो आपके सेंसिटाइज्ड मास्ट सेल्स थे जिनके ऊपर वो IgE इम्यूनोग्लोबुलिन जाके चिपक गई थी, अब वो बर्स्ट क्या करेंगे, वो सिक्रीट करेंगे अपने अंदर के बेटा सब्सटेंसेस, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, जिससे आपको वो सारे बेटा एलर्जी के सिम्टम्स दिखते हैं। ठीक है ना? ऐसे रिवाइज कर सकते हो क्वेश्चंस के फॉर्म में। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 16, एंटीजन बाइंडिंग साइट्स आर प्रेजेंट बिटवीन, बेटा याद कर लो, 2 हैवी चेन थे, 2 लाइट चेन थे, एन टर्मिनल था, सी टर्मिनल था, एन टर्मिनल था, सी टर्मिनल था, और आपके पास जो एंटीजन बाइंडिंग साइट थी जिन्हें आप बोलते हैं पैराटोप, वो यहाँ पे प्रेजेंट होती है। मतलब कि बिटवीन 1 हेवी चेन एंड 1 लाइट चेन, एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी पे आपको 2 ऐसे बेटा क्या स्ट्रक्चर्स दिखते हैं जिन्हें आप बोलते हो पैराटोप। 1 हेवी चेन एंड 1 लाइट चेन, 1 हेवी चेन 1 लाइट चेन, एक हेवी एक लाइट के बीच में आपको दिखती है। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, fetus also receives some antibody from their mother through placenta during pregnancy. This is an example of passive immunity.
पैसिव इम्यूनिटी, बनी बनाई एंटीबॉडी आपको मिल जा रही है। नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी में मम्मी से मिल रही है आपको नेचुरली, प्लेसेंटा को क्रॉस करके आपको मिलती है IgG, और कोलेस्ट्रॉम बॉडी सिक्रीशंस में होती है IgA। ठीक है, आर्टिफिशियल में क्या किया, बनी बनाई एंटीबॉडी एंटी टेटनस सीरम में आपने दी बेटा, और एंटी वेनम के केस में आपने दी। ठीक है ना, बनी बनाई एंटीबॉडी। क्या आंसर किया इसका, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 18, द लिम्फॉइड टिश्यू लोकेटेड विद इन द लाइनिंग ऑफ द मेजर ट्रैक्ट कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 50%, क्योंकि इसी को तो बोलते हैं बेटा माल्ट, mucosa associated lymphoid tissue. It is present with the different beta mucosa lining of your different respiratory, GI tract, reproductive tract. Malt 50% of the lymphoid tissue. Option 1. Question number 19. Interferons, alpha interferons are used in the treatment of alpha interferons cancer, immunotherapy. ठीक है ना, option 3 is the correct answer. Question number 20. ग्राफ्ट रिजेक्शंस कैन बी प्रिवेंटेड बाय। ठीक है ना, वैसे ये क्वेश्चन बेटा जल्दी बाजी में पढ़ते हुए कई लोग सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी मार्क कर देते हैं। हमने प्रिवेंटेड बोला हुआ है क्वेश्चन में, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रिवेंट नहीं करती है। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन, ये रिजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है ना, इट कैन बी प्रिवेंटेड बाई इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स। 1 भी मार्क किया ना, कितने सारे बच्चों ने, सच्ची बताओ, किया ना मार्क? ए मैं देख पा रही हूं, तो इट्स अ गुड क्वेश्चन। गुड क्वेश्चन इसलिए नहीं है कि ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है बेटा, ये सिर्फ इसलिए है कि आप ना जल्दीबाजी में पढ़ते ना, क्योंकि आदत हो गई इतनी बारी वो वाला टॉपिक, वो वाला क्वेश्चन सॉल्व करने की कि ग्राफ रिजेक्शंस आर ड्यू टू सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बट प्रिवेंटेड बाय बोला हुआ है। नीट के पेपर में चाहे आपका बेटा, देखो बार बार बोल रही हूं, आपका पेपर एनसीईआरटी से बनेगा। लेवल थोड़ा बेटा कैसे पता करते हैं, क्वेश्चंस को ट्विस्ट करते हैं, बस थोड़ी बहुत ट्विस्टिंग लैंग्वेज में आपको दिख सकती है। एनसीईआरटी की लाइन आपको कितनी याद है, उस पे आपका क्वेश्चन मतलब बनता है, बाहर से कुछ नहीं आएगा, ट्विस्टिंग थोड़ी सी होगी, थोड़ा आपका दिमाग को टेस्ट किया जाएगा, दैट्स इट। इसमें ऐसा कुछ था नहीं, इसमें बस आपको क्वेश्चन रीड ढंग से करना था और कुछ नहीं था। क्वेश्चन रीड अगर ढंग से करते तो कोई दिक्कत नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 21, सिम्टम ऑफ एलर्जी कैन बी रिड्यूस्ड बाय। एलर्जी के सिम्टम्स कैसे रिड्यूस होते हैं? आप एड्रेनलिन लेते हैं, आप स्टेरॉइड्स लेते हैं, आप एंटीहिस्टामिन्स लेते हैं, तो बोथ 1 and 2। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 22, ये किसका स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है बेटा? ये कैनाबिनॉइड का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। दिस इज द केमिकल स्ट्रक्चर, दिस इज द स्केलेटल स्ट्रक्चर ऑफ कैनाबिनॉइड। ठीक है ना, दिया सिर्फ इसलिए है कि एक बारी आप एनसीईआरटी को देख लो। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन लीड टू नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन? व्हाट इज नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन? मतलब नियोप्लाज्म यानी कि कैंसर फॉर्मेशन। ऑल दी एजेंट्स, दीज ऑल आर एजेंट्स, बायोलॉजिकल एजेंट्स, द फिजिकल एजेंट्स, आयोनाइजिंग एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 24, in the given structure of antibody which of the following represents a light chain? This D represents disulfide bond, C represents beta heavy chain and B represents light chain। जो छोटा दिख रहा है आपको, जिसका molecular weight कम है, that is beta light chain। Option 2 is the correct answer। Question number 25, which of the following is a vector borne disease? Vector borne मतलब वेक्टर के द्वारा फैलने वाला। मलेरिया is vector borne। Plasmodium is transmitted by bite of female Anopheles mosquito। ठीक है ना, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, इंट्रोड्यूसिंग एंटीटॉक्सिन्स इन द इन्फेक्शन ऑफ टेटनस इन अ पर्सन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। एंटीटॉक्सिन्स इज एक्चुअली जब टेटनस से इन्फेक्शन हो जाता है तो आप बोलते हैं एंटी टेटनस सीरम देते हैं। एंटी टेटनस सीरम इज एक्चुअली द प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज, बने बनाए एंटीबॉडीज होते हैं, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द रोल ऑफ मेमोरी सेल्स इन एक्वायर्ड इम्यूनिटी? मेमोरी सेल्स का क्या रोल होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी में? ये स्टोर होते हैं, एनामिनिस्टिक रिस्पॉन्स जनरेट करेंगे, टू प्रोड्यूस हिस्टामिन, टू रिमेंबर एंड रिस्पॉन्ड मोर रैपिडली टू पैथोजन अपॉन सब्सिक्वेंट एक्सपोजर। एब्सोल्युटली, अपॉन सब्सिक्वेंट एक्सपोजर बेटा फास्ट रिस्पॉन्स करने के लिए, पहले जो एक्सपोजर हुआ था उसको याद करने के लिए ये काम आते हैं। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, मैच द फॉलोइंग बेटा। बैक्टीरियल डिजीज, ऐसे बेटा क्वेश्चंस आए हुए हैं तो ये वाले क्वेश्चंस तो जरूर देख लीजिए। बैक्टीरियल डिजीज, टाइफॉइड, सैल्मोनेला टाइफी, ए का हो गया 3,
ए का हो गया 3, हमने भी नीट जैसा ही ऑप्शन बना दिया है। फंगल डिजीज बी का हो गया 1, वायरल डिजीज बेटा कॉमन कोल्ड, हेलमिंथ डिजीज बेटा फाइलेरियासिस। सही मार्क किया है ना मैंने, गलत तो मार्क नहीं कर दिया। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, ए का 3, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 29 बेटा एग्जाम हॉल में, देखो अभी तो मैं क्लास में तुम्हें बहुत जल्दी जल्दी कराती हूँ, कभी कभार मेरे से भी उल्टा मार्क हो जाता है क्योंकि आपके पास लिमिटेड थोड़ा टाइम है तो हम जल्दी जल्दी क्लास में सॉल्व कराते हैं। बट बेटा नीट के पेपर में ना एक चीज और ध्यान रखिएगा, मैं आपको टाइम टू टाइम वैसे याद दिलाती हूँ, मैं साइड हो जाती हूँ। नीट के पेपर में एक चीज और ध्यान रखिएगा कि आप बेटा 2 सेकंड ज्यादा लगा के क्वेश्चन को पढ़िए, बट वो टाइम दीजिए, 2 सेकंड का टाइम आप ज्यादा दीजिए प्लीज। बेटा एक तो बहुत घबराहट होती है, इतना इंपॉर्टेंट पेपर है जिसके लिए पूरे साल भर तैयारी की है ना, तो ध्यान से क्वेश्चन को देखना है, ध्यान से ऑप्शन को मार्क करना है बेटा। अभी तो हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं बट आप वैसे नीट में बहुत ध्यान से कीजिएगा। बहुत दुख होता है जब गलत मार्किंग हो जाती है, मार्किंग गलत नहीं करनी है, ठीक है ना। फिजिकल बैरियर होगा तुम्हारा स्किन, ए का हो गया 2, ए का हो गया 2, ए का हो गया 2। फिजियोलॉजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल सिक्रीशंस बेटा बी का हो गया 3, बी का हो गया 3, ऑप्शन 2। सी का हो गया 4, सी इज द साइटोकाइन बैरियर, साइटोकाइन बैरियर इंटरफेरॉन्स हो गए, सेल्यूलर बैरियर्स आपके मैक्रोफेजेस हो गए, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, स्टेटमेंट बेस्ड और असर्शन रीजन जो आएंगे वो आप लोगों को मैं होमवर्क में दे दूंगी और उसकी मैं रिकॉर्डेड फाइल 15-20 मिनट्स की जो भी बेटा होगी आधे घंटे की वो आपको दे दी जाएगी, ठीक है ना। एलर्जी के लिए आईजीई, एलर्जी के लिए आईजीई, ए का हो गया 1, ए का हो गया 1, बी का हो गया 3, कोलेस्ट्रॉम, कोलेस्ट्रॉम बी का 3, बी का हो गया 3। वैसे तो एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, आप डायरेक्ट मार्क कर सकते हो ऑप्शन 1, ठीक है ना। सी का हो गया 2, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन ईस्ट में बनाई जाती है, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन, और टाइफाइड का हो गया विडाल टेस्ट, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, कार्सिनोजन प्रेजेंट इन टोबैको स्मोक एक्टिंग एज अ केमिकल एजेंट, ए का हो गया 2, गामा रेज इज बेटा फिजिकल एजेंट, बी का 1, ऑप्शन 3 दिख रहा है, और बेटा सी का 3, ऑन्कोजेनिक वायरसेस आर बेटा द बायोलॉजिकल एजेंट्स, ठीक है ना। सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। बाकी जो क्वेश्चंस बेटा आपके हैं ना इन सबको आप होमवर्क में करके आइएगा। आप लोगों को बेटा क्या कर देंगे, पीडीएफ इसको छोड़ देंगे अभी आप लोगों के लिए, इसकी रिकॉर्डेड सेशन आप लोगों को दे देंगे, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट बेस्ड असर्शन रीजन के कुछ क्वेश्चन है ये आप खुद से सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएगा इसी वीक के अंदर। रुपेश सर की आई थिंक 16th वाली क्लास सर मुझे दे रहे हैं, आज ट्यूसडे कल वेंसडे, हाँ 16 तारीख की क्लास में लूंगी, ठीक है ना। तो अब अगली क्लास में बेटा सॉल्व दीज क्वेश्चंस खुद से, मैं आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में इस सेशन को प्रोवाइड भी करवा दूंगी, कोई लोड नहीं है, मस्त रहो बेटा, मस्त रहो, नो टेंशन लेने का बेटा, क्या टेंशन लेना है, कोई टेंशन नहीं लो, मस्त पढ़ाई करो। हमारा बायोटेक वाला चैप्टर बेटा अब कल स्टार्ट हो जाएगा, परसों की क्लास भी रुपेश सर की मिल जाएगी, तो बायोटेक प्रिंसिपल की हमारे लगातार 2 लेक्चर्स हो जाएंगे, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है, ठीक है ना। आप मस्त होके पढ़ाई कीजिए, नो टेंशन बेटा, नो टेंशन। आपने पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं ना सारे बेटा चैप्टर्स के, बार 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 रिवीजन के लिए एनसीईआरटी 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 को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है ना। यस, बहुत बहुत धन्यवाद। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में, थोड़ा पानी पी लूं। कैसा लगा आप लोगों को लेक्चर, ठीक है ना। चलिए देखो कोशिश की जाती है आपको, मेरे क्लासेस में मैं शुरुआत से ही एनसीईआरटी की रीडिंग, एनसीईआरटी के पैराग्राफ्स को साथ में रीड कराती हूँ। मैं बार बार आपको बोलती हूँ देखो उसमें तो टाइम लगता है, ऐसा नहीं कि उसमें टाइम नहीं लगता, लेकिन पर्पस सिर्फ इतना है बेटा जो भी चीज आपके लिए यूजफुल है वो चीज की जाए। कम से कम हमें एज अ टीचर ऐसा लगता है कि बच्चा कम से कम मेरे साथ तो रीड कर रहा है ना, तो हम बेटा कर रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं आपके लिए, आप कोशिश कर रहे हैं आपको बेटर से बेटर बेटा कैसे लर्न भी करवाएं, कैसे कंसेप्ट भी समझाएं, कैसे कॉन्फिडेंट फील कराएं। लेकिन अब आपका काम है बेटा, आपका काम है पढ़ना, ठीक है ना। चलिए अब आपको एक गाना सुना देते हैं और टाटा बाय बाय करते हैं। जो गाने आपके सजेशन वाले हैं ना वो मैं बेटा देखती हूँ, पहले मेरे को टाइम तो मिले बेटा गाने देखने का, तो गाने देख के आपको सुनाएंगे। चलिए भोजपुरी बेटा ऐसे भी डिमांड नहीं करने हैं जो मैं बेटा सपने में भी बेटा ना पूरा कर पाऊं। मुझे लग रहा है आज जो टॉपिक पढ़ा है कुछ करके तो नहीं बैठे हो भोजपुरी गाना, हाँ। चलिए, तू धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ, तू मेरा सहारा
क्या है गाना आगे? परछाइयाँ रह जाती निशानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है, तूफान को आना है, आकर चले जाना है, बादल है दो पल का, छाकर ढल जाना है। पर ये इसका नहीं है, परछाइयां रह जाती नहीं है? अच्छा, आगे का मुझे नहीं पता बेटा। हाँ, बट कोई नहीं बेटा, चलिए इसी बात के साथ में वैसे काफी मीनिंगफुल है ना, कि बादल है दो पल का, आकर छाकर ढल जाना है। जैसे बेटा रात के बाद दिन आता है और दिन के बाद रात आती है ना, तो ये खुशी और दुख, दुख और खुशी, सुबह और शाम, ये सारे बेटा है जीवन में, ठीक है ना। किसी भी चीज को लेके ओवर फीलिंग्स होनी भी नहीं चाहिए, ना दुख के लिए बहुत ज्यादा दुखी होना चाहिए, ना खुशी को लेके बहुत ज्यादा खुश होना चाहिए, ठीक है ना। इंसान को हर वक्त कोशिश करनी चाहिए, इजी नहीं है। और ऐसा मत समझो कि मैं ऐसी हूं कंप्लीटली, मैं भी ट्राई करती हूँ, आपको बोलती हूँ और खुद भी ट्राई करती हूँ इस चीज को, कि हर चीज में एक बैलेंस होने की जरूरत होती है, खुशी में भी बैलेंस और दुख में भी बैलेंस, क्योंकि दुख है तो खुशी भी आएगी और खुशी है तो दुख भी आएगा ना बेटा, है ना। चलिए इसी बात के साथ में मत पढ़ाई कीजिए बेटा, ठीक है ना, बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए, फोड़ना है बेटा हमें ना, है ना, हमें जीवन में फोड़ना है। नीट तो फोड़ोगे ही, हमें जीवन में बहुत अच्छा कुछ करना है, आपको भी और मुझे भी। और इसी आशा के साथ में पढ़ते जाइए बेटा, और मिलते हैं कल की क्लास में। लव यू ऑल, बाय बाय मेरे प्यारे प्यारे सपोले, थैंक यू, बाय बाय।